हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो सेशन में हम ड्राफ्टिंग का पेपर रिव्यू एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। आप सभी को पता होगा जून 2026 में जो ड्राफ्टिंग का पेपर आया था, जून 2026 में जो ड्राफ्टिंग का पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कि पेपर मॉड्यूल से बाहर आया था? बिल्कुल भी नहीं। पेपर मॉड्यूल में से ही आया था। पर वो स्टूडेंट से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। सर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा? वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता था। जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी क्लॉजेज़ हैं, जो भी ड्राफ्टिंग हमने बेसिकली बुक में पढ़ी हुई है, उसके पीछे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? उसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है? वो पूछना चाह रहा था। तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ के गए थे, जिन्होंने सिर्फ ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस ही करी थी, ड्राफ्टिंग लिख के देखी थी, ड्राफ्ट याद किया और उसको उतार के देख लिया, उसको 1-2 बार रिवाइज़ कर लिया, सिर्फ हमें तो 10 अगर 12 पॉइंटर हैं किसी ड्राफ्ट में और हमने तो 6-7 पॉइंटर लिखने हैं, तो अगर कुछ इस तरीके से करके गया तो उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। क्योंकि आईसीएसआई ने पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, पर्टिकुलर डीड में बीच में से जाके पर्टिकुलर क्लॉज़ों को उठाया है। जैसे शेयर परचेज़ एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से बीच में से क्लॉज़ उठाए हैं उन्होंने और उस पर्टिकुलर क्लॉज़ की क्या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, क्या लीगल सिग्निफिकेंस है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप प्रीवियस जो ड्राफ्टिंग के पेपर आए हैं, उससे पेपर को कंपेयर करें या फिर अगर मैं बोलूँ ग्रुप 1 में कोई भी पेपर है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे, तो पेपर सच में ही डिफिकल्ट था। ठीक है? तो ये इंस्टीट्यूट ने इस बार हमें एक बेसिकली सरप्राइज़ दिया है। ड्राफ्टिंग को लेकर। तो ये इंस्टीट्यूट की गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरीके का पेपर इंस्टीट्यूट को एज़ अ सरप्राइज़ नहीं लेके आना चाहिए, ठीक है? या तो इंस्टीट्यूट को अपने कोई आरटीपी जैसे कि सीएस के एग्ज़ाम में होते हैं एमटीपी, वो निकालनी चाहिए और उनको बताना चाहिए पेपर का लेवल ऐसे होना चाहिए, ठीक है? पेपर का लेवल ऐसे सेट किया जाएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट उसके लिए प्रिपेयर रहेगा। पर आप देखोगे पहले पेपर किस तरीके से आ रहे हैं, अब पेपर एकदम अचानक से ऐसा आ गया, तो ये तो स्टूडेंट के साथ सही नहीं है, मुझे जो लगता है। बाकी इंस्टीट्यूट अगर पूछना चाहे, वो पूछ सकता है क्योंकि आपके मॉड्यूल में से ही है ये टॉपिक्स, मॉड्यूल में से ही पेपर आया था। पर टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आईसीएसई एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से वो उसको बताना चाहिए और अब देखोगे आप कैसा होगा एक बार तो पेपर इतना हाई लेवल स्टैंडर्ड रख दिया बाकी के पेपर देखो ईएजी का पेपर बिल्कुल इजी था हमने ईएजी का पेपर एनालाइज किया था और बेसिकली उसकी वीडियो अपलोड की थी तो वो पेपर देखो बिल्कुल इजी था ईएजी का पेपर तो एक पेपर ऐसा और एक पेपर आपने ऐसा बना दिया स्टूडेंट को बेसिकली फेल करने के लिए क्या तो ये तो ऐसा ही लगता है कि एक पेपर इतना इजी बना देना और एक पेपर इतना डिफिकल्ट बना देना जिससे उसका एग्रीगेट रुक जाए तो इंस्टीट्यूट को बेसिकली पेपर का स्टैंडर्ड जो है सभी पेपर स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज करना चाहिए और अगर वो हाई भी करना चाहता है तो स्टूडेंट को बेसिकली आरटीपी एमटीपी या क्वेश्चन बैंक या सैंपल क्वेश्चन पेपर सैंपल टेस्ट पेपर अपनी वेबसाइट पे डालना चाहिए कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है वरना सरप्राइज देके इस तरीके के क्वेश्चन पूछना तो यही लगेगा कि बेसिकली आईसीएसआई जो है स्टूडेंट को फेल करना चाहता है कोई नहीं, अब पेपर जैसा भी आया था, हम तो एनालिसिस करेंगे। हम तो बेसिकली देखना चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस थी, क्या वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता, वो सारी चीज़ें हम बेसिकली इस वीडियो में देखना वाले हैं। ठीक है जी? चलिए, ये मैंने समरी बना दिया है। ये टाइपो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी लिखा हुआ है। किस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पे था, एनालिटिकल था, ठीक है? तो आप देखोगे यहाँ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, पहले तो आपको केस स्टडी में घुमाएगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट पे भी नहीं आएगा, प्रोविज़न भी नहीं पूछेगा। वो आपसे लीगल सिग्निफिकेंस पूछेगा उस टॉपिक का और बोलेगा कि अब प्रोविज़न कोट करो। तो इसके लिए वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट के पास उस टॉपिक की, ठीक है? अगेन मैं बोल रहा हूँ जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के गए होंगे उनसे पेपर मतलब परफेक्टली सॉल्व नहीं हुआ होगा ठीक है वो बात उन स्टूडेंट्स को भी पता होगी ठीक है तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन ज्यादा आए थे इस बार थ्योरेटिकल भी था थ्योरेटिकल कम था देखो क्वेश्चन ऐसे था कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया तो उसका फर्स्ट पार्ट जो था वो थ्योरेटिकल था डिफरेंस बिटवीन या डायरेक्ट थ्योरी पूछ ली पर उसका जो उसी सेम क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था मतलब उसी में आगे जो कंटिन्यू क्वेश्चन था वो बेसिकली थोड़ा इन डेप्थ था तो नो डाउट पेपर थ्योरेटिकल था थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी था ठीक है एनालिटिकल भी था उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मैंने लिख दी है कौन सा ए कैटेगरी के क्वेश्चन था बी कैटेगरी के चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था सी कैटेगरी के चैप्टर से बेसिकली कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था जो हमने बेसिकली एबीसी एनालिसिस किया था ड्राफ्टिंग के पेपर का जो हमने बेसिकली मई मंथ में स्टार्टिंग में रिलीज किया था तो हमने वो बेसिकली कैटेगरी भी बताई थी कौन कौन सी कैटेगरी ए कैटेगरी है कौन से चैप्टर बी कैटेगरी में आते हैं कौन से चैप्टर सी कैटेगरी में आए तो हमने बेसिकली ये बताया था अच्छा, जो हमने बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी कि मस्ट सी टॉपिक्स हमने बेसिकली उस एबीसी एनालिसिस में बताए थे, तो हमने यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिए, कौन-कौन से बेसिकली उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, कौन-कौन से उस टॉपिक्स में क्वेश्चन नहीं आया। तो यहाँ पे हमने वो सब मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ ये जो टॉपिक्स जिनके आगे कवर्ड लिखा हुआ है और क्वेश्चन के आगे कवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो वाले टॉपिक्स जो हैं बेसिकली वो मस्ट सी टॉपिक्स में से आए हुए थे।
ठीक है? तो ये कंप्लीट एनालिसिस है, इससे आपको पता लग जाएगा कौन-कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या वो ए कैटेगरी से पूछे गए थे, बी कैटेगरी से पूछे गए थे, सी कैटेगरी से पूछे गए थे, ये भी आपको इससे बेसिकली पता लगने वाला है। ठीक है? अगेन आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन पेपर की तरफ, क्योंकि जो कि बहुत क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन पेपर पे चलने से पहले, ठीक है, हम कैटेगरी वाइज मार्क एलोकेशन भी दे सकते हैं। कैटेगरी ए से 65 मार्क्स का आया था, एंड कैटेगरी बी से 20 मार्क्स का, एंड कैटेगरी सी से 15 मार्क्स का बेसिकली आपका पेपर आया हुआ था, और ये टोटल था 100। ये मैक्सिमम मार्क्स है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेसिकली 2 क्वेश्चन ऑप्शनल भी थे, तो उस वजह से ये बेसिकली टोटल नंबर का जो आया था पेपर वो 135 का आया था, और मैक्सिमम मार्क्स जो हमें बेसिकली अटेम्प्ट करने थे वो 100 मार्क्स का आया था। तो यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी वाइज एलोकेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं फाइनली क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर क्या कहता है? ठीक है, ये है ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन पेपर, और पार्ट 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, पार्ट 1 ही देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था एलन बायोटेक एलएलपी। सबसे पहले वही सेम रूल, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेदर द कंटेंशन ऑफ द कार ग्लोबल ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज एंड नॉन कॉम्पीट क्लॉज इन द प्रेजेंट केस इज करेक्ट। ठीक है, डिस्कस विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इतिहास से इतना ही हमें पता चल चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा क्या, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वो बात कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज और नॉन कॉम्पीट क्लॉज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड इन लीगल ड्राफ्टिंग। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा था ना, कुछ-कुछ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो डायरेक्ट है, ठीक है? फिर उसके सीक्वेंस में जो आगे क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो क्या है, लीगल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, प्रैक्टिकल पूछ रहा है। तो डिस एक्सप्लेन हाउ द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट साइन्ड बिटवीन दिस एंड दिस पार्टी बी डिटरमाइन्ड विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली एनफोर्सेबिलिटी पूछ रहा है उस डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट उन दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में साइन हुआ है। अगेन प्रैक्टिकल है थोड़ा। एक्सप्लेन प्रिंसिपल पूछ रहा है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी बुक से में नहीं है। ये प्रिंसिपल जो है वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है? पर अगेन ये जो पॉइंट है, क्लैरिटी, प्रिसिशन, कंसिस्टेंसी, ये वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है, लीगल ड्राफ्टिंग वाले चैप्टर में। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली इन डिटेल में डिस्कस नहीं किए हुए हैं, पर ये वर्ड्स यूज किए हैं, तो उन्होंने इसी पॉइंटर्स को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, और हाउ डू दीज प्रिंसिपल हैव टू अवॉइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल। बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट है। बोल रहा है इन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है, जो हम बेसिकली ये प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे बेसिकली हेल्प करते हैं कि दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें डिस्प्यूट ना आए, टू अवॉइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज। यानी कि जब भी हम कोई भी क्लॉजेस इंटरप्रेट करेंगे, तो कैसे ये प्रिंसिपल पार्टीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, और बेसिकली जिससे उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, तो क्या ये प्रिंसिपल का रोल होता है, वो पर्टिकुलरली रोल यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे क्या पूछा है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर डी क्या था, ये ब्रीफ स्ट्रक्चरिंग ऑफ जॉइंट वेंचर इंपॉर्टेंट क्लॉजेस नॉर्मली टू बी इंक्लूड इन द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। यानी कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट से रिलेटेड था, उसके इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पूछ रहा है, और स्ट्रक्चरिंग पूछ रहा है जॉइंट वेंचर की। Next question. How foreign collaboration agreement and joint venture agreement are different, and also state the important clauses foreign collaboration agreement should contain and its enforceability। यानी कि अगेन फॉरेन कोलेब्रेशन एग्रीमेंट की अगर बात कर रहा है, यहाँ पे पहली बात तो ये कर रहा है कि फॉरेन कोलेब्रेशन एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बताओ। दूसरी बात ये कर रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है फॉरेन कोलेब्रेशन एग्रीमेंट का और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट का। ठीक है, चलिए, ये सारे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अगर आप बात देखें तो नॉन कम्पीट क्लॉज, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज की बात कर रहा है। देन अगेन मैं बात करूँ कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डीड की बात कर रहा है, प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर डी और ई कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। पर अगेन क्वेश्चन नंबर, अगर मैं ए की बात करूँ, बी की बात करूँ और सी की बात करूँ, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। ठीक है सर, क्या अब इसका आंसर आप बताएंगे? हाँ, बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगना था, हुआ क्या था, ठीक है, क्या केस स्टडी में क्या लिखा था, वो भी हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, मेरे पास क्वेश्चन नंबर आया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1A। तो इसमें दो एंटिटी थी मेरे पास, ठीक है, पहली थी एएलएन बायोटेक एलएलपी जो कि इंडिया की थी, और दूसरी थी कार्ल ग्लोबल जो जर्मनी की थी। और इन दोनों के बीच में बेसिकली जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट हुआ था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन को लेकर इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट हुआ था। एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था जिसका नाम क्या था, एमओयू एंड जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसका नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, एमओयू एंड जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस नाम पे ही थोड़ा इशू हुआ है, अगर आप देखोगे इस नाम पर ही जो है वो इशू क्रिएट हुआ था, वो अभी हम देखेंगे क्या था।
ठीक है। अब इस जो एमओयू एंड जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, इसमें बेसिकली क्लॉजेस थे। कौन सा था? एक आर्बिट्रेशन क्लॉजेस था, एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज था, एक प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज था, एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था। ठीक है, और भी क्लॉज थे, पर ये उसके इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे, जैसे कि बेसिकली आपकी केस स्टडी में जो आई थी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब कार्ल ग्लोबल का कॉन्टेंशन ये था, कार्ल ग्लोबल बोलती है जो डॉक्यूमेंट जो साइंड है वो बेसिकली एमओयू है, वो लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगेन मैंने बोला नाम के ऊपर इशू था। क्या था? नाम के ऊपर इशू था। तो नाम के ऊपर कैसे? क्योंकि नाम क्या देखोगे आप, नाम था एमओयू एंड जॉइंट वेंचर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और इसी नाम को पकड़ के कार्ल ग्लोबल बैठ गया और बोलता है डॉक्यूमेंट जो साइंड हुआ है वो एमओयू है, वो लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कार्ल ग्लोबल क्या बोलता है, जो क्लॉजेज हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है। कौन से क्लॉजेज एनफोर्सेबल नहीं है? वो बोलता है नॉन कम्पीट क्लॉज एनफोर्सेबल नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो है वो बेसिकली एनफोर्सेबल नहीं है, और इन दोनों के ही पकड़ के बेसिकली क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद तीसरी बात बोलता है, कहता है नो जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। कोई बोलता है जो हमने जॉइंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया, जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट बनाया, इसके चलते कोई भी कंपनी नहीं बनी है जो सेपरेट लीगल एंटिटी हो। ठीक है। तो बोलता है नो जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब ये तीन बात उसने बेसिकली तीन बात आर्गुमेंट में रखी, तीन बात उसका कॉन्टेंशन था जो था। ठीक है। मेनली जो है एग्रीमेंट ये आपकी केस स्टडी में यही लिखा हुआ है। अगेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखोगे आप, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है। ये बात उसने उठाई थी, ये वाली बात, ये वाली बात और ये वाली बात। अब एएलएन बायोटेक एलएलपी हैज अप्रोच यू एज अ पीसीएस, पीसीएस आपके पास, पीसीएस के पास आई है टू एग्जामिन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को एग्जामिन करो, प्रोवाइड अ डिटेल लीगल ओपिनियन ऑन द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट एंड रेमेडीज अवेलेबल। अब लीगल ओपिनियन पूछ आपसे मांगी गई है, क्या मांगी गई है? लीगल ओपिनियन दो। ऑन द अबव बैकग्राउंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रेफरिंग द रेलेवेंट प्रोविजन। अब बताओ, अब आ गए ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें कॉन्सेप्ट एक दिमाग में आ रहा है, सर एमओयू, जो हमारा एमओयू होता है और एग्रीमेंट होता है, क्या ये दोनों डिफरेंट होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एमओयू और एग्रीमेंट दोनों ही डिफरेंट होते हैं। एमओयू किस लिए होता है? बेसिकली डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिकली दोनों पार्टी के इंटेंशंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एमओयू साइन करते हैं। जब भी दो पार्टीज के बीच में, अभी फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कभी भी डिस्कशंस हो रहा है, नेगोशिएशंस हो रही हैं, ठीक है, तो उस बीच में बेसिकली उनके इंटेंशंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एमओयू करते हैं। इसमें कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं दोनों पार्टीज के पास। वहीं अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो वहां पे बेसिकली डॉक्यूमेंट कंटेनिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एग्रीड अपॉन द पार्टी। जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो ट्रांजैक्शंस है, जो भी बेसिकली जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एग्रीमेंट करते हैं। तो क्या एग्रीमेंट में राइट एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं? क्या इस केस स्टडी में जो क्वेश्चन दिया था वहां राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थी, वहां लीगल ऑब्लिगेशंस बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे थे? हाँ, क्रिएट करना चाहते हैं। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग क्लॉज की बात हो रही थी, 60-40 की बात हो रही थी। ठीक है। नॉन कंपीट क्लॉज की बात हो रही थी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज की बात हो रही थी। तो बेसिकली वो अपना एक दूसरे का राइट प्रोटेक्ट करने में लगे थे। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज कब साइन होता है? कब बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज एग्रीमेंट में रखा था है? जब एक पार्टी को बेसिकली अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है। दोनों पार्टी के, जो पार्टी डिस्क्लोजिंग पार्टी है वो अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रखती है अपने एग्रीमेंट में। ठीक है जी। अब जो ये तीन क्लॉज हैं, जो बेसिकली जो क्लॉज की बात चली थी, ये जो क्लॉज दो पार्टीज ने जिनके ऊपर वो एग्रीमेंट हुआ है उनका, और वो एग्रीमेंट में रख रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, नॉट मेनली रिकॉर्ड फ्यूचर ट्रांजैक्शन। बेसिकली वो इंटेंशंस रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं, वो लीगल ऑब्लिगेशन को बेसिकली क्रिएट करना चाहते हैं एग्रीमेंट के थ्रू। तो इसलिए ये एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, तो वो क्या है? वो एमओयू नहीं है, वो एग्रीमेंट ही है। नाम देने से कुछ नहीं होता, ये केस लॉ भी है। मेरली आप कोई भी डॉक्यूमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर दो और उसको बेसिकली आप एनफोर्सेबल करना चाह रहे हो और उसका नाम एमओयू दे दो, तो क्या बेसिकली उसकी एनफोर्सिबिलिटी चली जाएगी? तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, पर वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट टाइटल अगर आप देखोगे, डॉक्यूमेंट टाइटल एमओयू एंड द जॉइंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कंटेनिंग सेवरल बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। ठीक है। बहुत सारी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इसके अंदर थी जो बेसिकली दोनों पार्टी को बेसिकली कंप्लाई करनी थी। ठीक है जी। तो क्या मैं नाम देने से इसको एमओयू बना दूंगा और उसकी एनफोर्सिबिलिटी चली जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर हमारा अगेन क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात कर दी एमओयू, क्योंकि उसका एक कॉन्टेंशन ये था ना कि डॉक्यूमेंट जो पार्टी ने साइन किया है वो मेरे लिए क्या है, वो एमओयू है, एग्रीमेंट नहीं है, तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर वो लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उसके अंदर बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है। चलिए जी। अब यहाँ पे रिलेवेंट प्रोविजन क्या थे वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं वेदर द कंटेंट ऑफ द कार्ल ग्लोबल कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज एंड नॉन कंप्लीट क्लॉज इन प्रेजेंट केस इज करेक्ट। उसका कॉन्टेंशन था, बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी नॉन कंप्लीट प्रोविजन एनफोर्सेबल नहीं होंगे। जी क्यों नहीं होंगे? हम तो ये पूछने जा बताएंगे क्यों नहीं होंगे। सेक्शन 27 बोलता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर या ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई भी मैं
कोई भी मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, नॉन कॉम्पीट क्लॉज डाल रहा हूँ ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर, तो वो लीगली वैलिड होता है एज पर सेक्शन 27। पर अगर उस एग्रीमेंट खत्म होने के बाद, मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी 3 साल के ऊपर, 3 साल आप पे आपके ऊपर नॉन कंप्लीट क्लॉज एप्लीकेबल होगा, तो उस केस में वो क्या होगा, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड होगा। तो वो बोलता है सेक्शन 27 में आप ऐसा नहीं कर सकते। पर यहाँ आफ्टर टर्मिनेशन आप उस पर रोक नहीं लगा सकते बिजनेस करने में, वही वाला सेम बिजनेस। पर ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर अगर आप ऐसी कोई नॉन कंप्लीट क्लॉज उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो लीगली वैलिड होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे था क्या, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं देखूं, Carl Global agreed that during the subsistence of the joint venture and for 3 years thereafter, it will not engage directly indirectly in the manufacture or sale of similar medical device in India without the consent of the Alien Biotech। ठीक है, तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर, मैं क्या ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ 3 साल उसके बाद, क्या मैं ऊपर बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ? बोलते हैं नहीं लगा सकते एज पर सेक्शन 27। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो इट विल नॉट एंगेज डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर द सेल ऑफ सिंपली मेडिकल विदाउट द कंसेंट ऑफ द एलियन बायोटेक। ये बात सिंपल क्लियर हो गई, दोनों क्लॉज, एक क्लॉज की हुई अभी। दूसरा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। जी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज से लेकर कोई भी प्रोविजन नहीं है, नहीं कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसके ऊपर केस लॉज हैं, पर वो अगेन आपकी बुक में नहीं है। क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हम क्यों रखते हैं, बेसिकली टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके काफी सारे केस लॉज हैं पर वो आपकी बुक में नहीं है। दोनों पार्टी बेसिकली अपना बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ठीक है, अपना लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही है, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इंसर्ट कर रही है, जो कि एक लीगली वैलिड है। ठीक है, ये बेसिकली ये इलीगल नहीं है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इंसर्ट करना, लीगली वैलिड है। तो क्या हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर इसका अगेन बोलूंगा इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। ये केस लॉ से बेसिकली अगर आप, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जब भी प्रैक्टिकल आप देखोगे, जब भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है तो ये सारे क्लॉसेस डाले जाते हैं। तो प्रैक्टिकल समझ आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका एक था नो जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कोई जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। अब इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ। नॉन इक्विटी अरेंजमेंट, यानी कि जरूरी कोई ये जॉइंट वेंचर जो हो रहा है उसमें कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बने ही बने, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट भी होते हैं, एक होते हैं इक्विटी जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट, एक होते हैं नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट। जहां नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट की बात होती है वहां पे बेसिकली हम टेक्निकल सर्विस अरेंजमेंट की बात करेंगे, जो कि जरूरी नहीं है हम कंपनी बनाकर ही। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों क्लॉज की बात कर ली। उसके बाद करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट डीड इन लीगल ड्राफ्टिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सप्लेन हाउ द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट साइन बिटवीन एल एंड बैटक एंड कार ग्लोबल विल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये देखो लग रहा होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर घुमा फिरा के पूछा है, इसलिए आपको इसका आंसर बेसिकली नहीं आया होगा, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा ही इतना दिया। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसेंशियल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है, इसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जहां पे सेक्शन 2, जहां पे सेक्शन 2 और सेक्शन 2H की बात कर रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और क्योंकि ये तो हमें पता ही चल गया पहले डिस्कशन से, एमओयू और एग्रीमेंट में वो क्या है जी, वो एग्रीमेंट ही है। ठीक है, कैसे एनफोर्सेबिलिटी आएगी, एनफोर्सेबल, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये तो डेफिनेशन है। पर सेक्शन 10 में क्या बोलता है, एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी फ्री कंसेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी एग्रीमेंट की ऐसे आएगी। ये आपको ये प्रोविजन लिखने थे वहां पे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोलता है तीन प्रिंसिपल की बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीशन, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, तीन प्रिंसिपल की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी की अगर मैं बात करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या बोलता है, लैंग्वेज जो भी हम लीगल डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। क्लैरिटी का मतलब आप क्या समझते हैं, कोई भी जो भी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंट में वो सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, राइट्स, ऑब्लिगेशन और जो भी इंटेंशन है वो एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए इन, नॉट इन, एक्सप्रेस इन अनएम्बिगियस टर्म्स में होनी चाहिए, मतलब वो एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी राइट्स हैं, जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी इंटेंशंस है, तो क्लैरिटी का मतलब क्या है, सिंपल, डायरेक्ट और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेमेंट शैल बी मेड प्रॉम्प्टली, अगर मैं एग्रीमेंट में ये लिख रहा हूं पेमेंट शैल बी मेड प्रॉम्प्टली, तो ये क्या अनएम्बिगियस है, प्रॉम्प्टली का मतलब कि कब। ठीक है, ये क्लियर है, नहीं है क्लियर, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट शैल बी मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द इनवॉइस, अगर मैं ऐसे लेके चल रहा हूं तो क्या बेसिकली ये अनएम्बिगियस है, बिल्कुल सही है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, हाँ, जिस दिन से हम इनवॉइस इशू करेंगे उस दिन से 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट करनी होगी। पर मैं अगर वर्ड ऐसे यूज करता हूं प्रॉम्प्टली, तो क्या इससे कुछ समझ आ रहा है मुझे, टाइमलाइन डिफाइन हो रही है, नहीं हो रही, तो बेसिकली क्या अनक्लियर है, बिल्कुल ही अनक्लियर है।
ठीक है? अब बात ये प्रिंसिपल पूछे थे, अब देखिए कितने सिंपल हैं, पर अगर आपने ये पढ़े होंगे जब भी लीगल ड्राफ्टिंग आप पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या-क्या आपको दिमाग में रखना होता है ड्राफ्टिंग से पहले, वो ये तीनों पॉइंटर एक ही लाइन में खत्म हो जाते हैं। पर इनको उन्होंने डिटेल में पूछा कि स्टूडेंट को बेसिकली कितनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है इन प्रिंसिपल्स को लेकर, इन पॉइंट को लेकर। प्रिसिशन की अगर मैं बात करता हूँ, यूज ऑफ एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको यूज करनी है टू कन्वे द इंटेंडिंग मीनिंग। शुड क्लियरली डिफाइन द राइट, ड्यूटी, टाइमलाइन, अमाउंट, प्रोसीजर। यानी कि टाइमलाइन बतानी है, अमाउंट स्पेसिफिक लिखनी है, प्रोसीजर स्पेसिफिक लिखने हैं, राइट ड्यूटीज। तो बेसिकली प्रिसिशन और प्रिंसिपल ऑफ प्रिसिजन यही मुझे बताता है, एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है वो बेसिकली आपको यूज करनी है टू कन्वे द इंटेंडिंग मीनिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन, नंबर, रेफरेंसेस थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। यानी कि थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट अगर कोई मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसका क्या मीनिंग होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्टिंग में। तो थ्रू आउट द वर्ड जब मैं यूज कर रहा हूँ उसका उसका डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है जी। डेफिनेशन, नंबर, कोई भी मैं रेफरेंसेस यूज कर रहा हूँ, अगर कोई मैं रेफरेंसेस यूज कर रहा हूँ तो उसको उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्ल ग्लोबल है तो उसको अगर मैंने कार्ल ग्लोबल उसका शॉर्ट फॉर्म नाम दिया हुआ है कार्ल ग्लोबल, तो एंटायर डॉक्यूमेंट में मैं उसको कार्ल ग्लोबल यूज करूंगा। इंस्टीड ऑफ कहीं मैं फॉरेन कंपनी यूज कर रहा हूँ, कहीं मैं कंपनी यूज कर रहा हूँ, तो एक बार मैंने डिफाइन कर दिया कि इस कंपनी का नाम कार्ल ग्लोबल है, तो एंटायर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट मैं उसका नाम कार्ल ग्लोबल ही यूज करूंगा इंस्टीड ऑफ फॉरेन कंपनी और कंपनी। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद हाउ इट हेल्प, अब ये कैसे हेल्प करता है टू अवॉइड बेसिकली डिस्प्यूट, जब भी हम इंटरप्रिटेशन में हमारी कैसे हेल्प करता है। चलिए, हाउ इट हेल्प्स, एलिमिनेट एम्बिग्यूटी, ये तुमने पढ़ लिया। एलिमिनेट करता है क्या, एम्बिग्यूटी। प्रिवेंट कंफ्यूजन, वन क्लॉज वन मीनिंग। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, जिससे क्या हो, अवॉइड डिसएग्रीमेंट लेटर, बाद में दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट ना हो। तो ट्रू इंटेंशन जो पार्टीज है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करे। मेक एनफोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट सिंपल एंड फास्टर, यानी कि कभी भी किसी भी क्लॉज को लेकर अगर बेसिकली डिस्प्यूट हुआ है तो वो मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो वो बेसिकली इजीली इंटरप्रेट हो पाए, तो जिससे क्या, मेक एनफोर्समेंट जो है उस एग्रीमेंट का वो सिंपल हो सके और फास्टर हो सके। प्रिवेंट कंफ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन, तो ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है जिसके दो डिफरेंट मीनिंग, दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकल के आए। ठीक है, स्पेसिफिक कंसिस्टेंट वर्डिंग रिड्यूस पॉसिबिलिटी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लॉजेस डिफरेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको हेल्प करेंगे डिस्प्यूट अवॉइड करने में। तो ये सब पॉइंटर्स आपको लिख के आने थे। देखिए, सजेस्टेड आंसर कुछ भी आए मॉड्यूल के, वो आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर हो सकता है इससे कुछ डिफरेंट आए, और वो आएंगे ही आएंगे। पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, मेरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये बताती है मुझे। आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कुछ और भी हो सकती है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है, एग्जैक्ट हो सकता है आप एग्जैक्ट ना लिख के आए पर इससे थोड़ा आगे पीछे लेके आए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। उसके बाद, नो प्रिपेयर नोट ऑफ पार्टनर ऑफ एल एंड बायोटेक, ब्रीफ स्ट्रक्चरिंग ऑन द जॉइंट वेंचर, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस नॉर्मली बी इंक्लूडेड इन द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना था, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बताने थे और इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बताने थे आपको और बेसिकली स्ट्रक्चरिंग बतानी थी। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट था, बताइए। ठीक है, क्लॉजेस क्या होंगे, क्लॉजेस आपको पता ही होगा, बुक में दे रखे हैं। पार्टनर्स टू द जॉइंट वेंचर, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनर्स टू द जॉइंट वेंचर। ठीक है, उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्ट, फिर पर्पस ऑफ जॉइंट वेंचर क्या होगा, तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट वेंचर क्या होगा, ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं, इक्विटी नॉन इक्विटी वाला। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, एक हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। उसके बाद फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या होगा। तो और भी बहुत सारे आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो अगेन इसमें थोड़ी डिफिकल्टी नहीं आई होगी स्टूडेंट्स को। उसके बाद हाउ फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट कैसे डिफरेंट होते हैं, ये भी बेसिकली आप बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट द इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट शुड कंटेन फोर डेट्स एंड फॉर्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो बेसिकली फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में होने चाहिए, जिससे बेसिकली शुड कंटेन फोर डेट्स एनफोर्सिबिलिटी, जिससे हम बेसिकली एनफोर्सिबिलिटी उसकी पता लग पाए। क्या होना चाहिए जी, दो बातें होनी चाहिए। पहला, एग्रीमेंट जो है वो गवर्न होगा इंडियन लॉ से, जभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। जब एग्रीमेंट गवर्न होगा इंडियन लॉ से, जभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडिया के लॉज उस एग्रीमेंट पे एप्लीकेबल होंगे, जभी तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी इंडिया में आएगी। तो ये वाला क्लॉज होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या हो सकता है सर, दूसरा हो सकता है एग्रीमेंट शैल बी गवर्न बाय, सॉरी, एग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, शुड कंटेन फॉर इट्स एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है,
ये 2 क्लॉज़ होने चाहिए, ये 2 क्लॉज़ कहीं बाहर लिखे हुए हैं? नहीं, आपके मॉड्यूल से ही आए। तो ये दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे और ये बेसिकली ईज़ी टू अटेम्प्ट थे, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, पर ऊपर वाले थोड़े डिफिकल्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2A बोलता है अर्जुन बेसिकली एक प्रमोटर शेयर होल्डर है वीरू स्पोर्ट एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड का, एग्री टू सेल 25% ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग टू केविन। मतलब एक अर्जुन है जो कि प्रमोटर शेयर होल्डर है, वो अपना 25% स्टेक बेसिकली केविन को दे रहा है जो कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है थ्रू शेयर परचेज एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज। अब द एग्रीमेंट रिकॉर्ड द परचेज कंसिडरेशन पेमेंट शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन वारंटीज रिलेटिंग टू द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये क्या है? अगेन ये सब क्लॉजेज हैं, एग्रीमेंट ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। However, the agreement did not contain several clauses that are normally expected in the contemporary acquisition transaction, including provision relating to indemnification. देखो, अब क्या-क्या रिकॉर्ड नहीं कर रहा? इंडेमनिफिकेशन नहीं है फॉर अनडिस्क्लोज्ड लायबिलिटीज का, कंडीशन प्रेसिडेंट टू क्लोजिंग, डिस्क्लोजर शेड्यूल्स हो गया, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी हो गया, गवर्निंग लॉ, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। ऊपर वाले जो हैं वो हैं एग्रीमेंट। 6 मंथ बाद क्या होता है? 6 मंथ बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, केविन डिस्कवर्ड दैट द कंपनी हैज सब्सटेंशियल अनडिस्क्लोज्ड लायबिलिटी। अब क्या पता चला? कुछ 6 महीने बाद ये पता चला केविन को कि कुछ अनडिस्क्लोज्ड टैक्स लायबिलिटीज हैं फ्रॉम द पास्ट रेगुलेटरी असेसमेंट व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग नेगोशिएशन। यानी कि जब दोनों केविन और अर्जुन के बीच नेगोशिएशन हुआ होगा, तब वो वाली लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करी गई थी, जो आज उसे दिखने लगी है अब। ठीक है? इवन दीस पॉइंट वर नॉट नोन, ये अर्जुन को भी नहीं पता था। ठीक है? हेंस बोथ अर्जुन एंड केविन रीनेगोशिएट द डील। अब दोबारा नेगोशिएशन हुआ क्योंकि अब तो लायबिलिटी दिखने लगी ना मुझे। एग्री टू एनहांस द केविन इक्विटी स्टेक 33% बोल रहा है कि मैं 33% तक अब आपका शेयर कर दूंगा। कहां 25 था, अब रीनेगोशिएशन हुआ तो 33 हो गया। नाउ बोथ वांट टू एग्जीक्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट टू कवर द रिस्क ऑफ बोथ द पार्टीज ऑन दिस बैकग्राउंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछा गया। अब देखो टॉपिक मेरा क्लियर है, शेयर परचेज एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन है, एक्विजिशन एग्रीमेंट या शेयर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, वहां से क्वेश्चन है, ये क्लॉजेज जो है ना, जो ये क्लॉजेज बोल रहा है कवर नहीं किए, कंडीशन प्रेसिडेंट टू क्लोजिंग, ठीक है, और तुम्हारा डिस्क्लोजर शेड्यूल्स हो गया, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी हो गया। ये जब आप शेयर परचेज एग्रीमेंट के जब ड्राफ्ट देखोगे तो यहाँ वहां पे ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जब आपने ड्राफ्टिंग करते समय उन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग समझी थी तो आप ये अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अदरवाइज आपने सिंपल एग्रीमेंट सोच के 4-5 पॉइंट रट लिए होंगे और बोले कि हाँ बना बनू के लिख के आ जाएंगे, तो ये आपको नहीं आया। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे? क्योंकि बहुत स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है। बोलता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी रिकमेंड करो एडिशनल कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेज एंड सेफगार्ड दैट शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन एग्रीमेंट टू एडिक्वली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द केविन। यानी कि केविन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से एडिशनल क्लॉजेस हम डाल सकते हैं? इवैल्यूएट द लीगल रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वारंटीज इन द एक्विजिशन एग्रीमेंट, एक्सप्लेन हाउ दे ऑपरेट एज अ मैकेनिज्म फॉर रिस्क एलोकेशन एंड पोस्ट ट्रांजैक्शन मीटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताऊं, ये आपको शायद समझ ना आया उस टाइम पे, ये पोस्ट रिस्क एलोकेशन क्या बात कर रहा है और पोस्ट ट्रांजैक्शन रेमेडीज क्या बात कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, मुझे भी लगा था, पर ये बहुत प्रैक्टिकल बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। तो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस कौन कौन से होंगे जल्दी से बताओ? ये तो आपकी बुक से ही आया हुआ है, कौन कौन से होंगे? सबसे पहला इंडेमनिटी क्लॉज होगा जी, बिल्कुल इंडेमनिटी क्लॉज होगा। इंडेमनिफिकेशन हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगेन थर्ड पार्टी लॉ, थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट राइट अगर कुछ आ जाते हैं तो इंडेमनिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए। दूसरा कंडीशन प्रेसिडेंट वाला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। ठीक है, ये क्यों लगा रहा हूं मैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब ड्यू डिलिजेंस हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरी क्योंकि ड्यू डिलिजेंस से मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, कोई भी नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, अगर बेसिकली लीगल ड्यू डिलिजेंस करा रहा हूं या और भी किसी चीज का ड्यू डिलिजेंस करा रहा हूं, यानी कि होने की आप देखोगे कभी भी सेल परचेज होती है तो पार्टीज पहले ड्यू डिलिजेंस करवाती है ना। कोई भी कंपनी ऐसी उठा के ले खरीद लोगे आप, ये कंपनी का स्टेक ऐसे उठा के खरीद लोगे, पता चले बाद में उसमें कितने नॉन कंप्लायंसेस हो, तो पहले ड्यू डिलिजेंस हो जाए। तो कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट जो हम लगा के चलते हैं उसका सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। दूसरा डिस्क्लोजर शेड्यूल्स हो गया। डिस्क्लोजर शेड्यूल्स क्या मतलब? क्वार्टरली, हाफ ईयरली हमें डिस्क्लोजर्स चाहिए होंगे आरपीटीज के, और बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं वो मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी भी इसमें आ जाता है डिस्क्लोजर्स में। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। अभी रिप्रेजेंटेशन वारंटीज होती क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तब पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन वारंटीज अच्छे से क्या होती हैं। उसके बाद शेयर होल्डर के राइट प्रोटेक्शन के लिए हम क्लॉज रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिकल है, आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा होगा टैग अलोंग राइट, ड्रैग अलोंग राइट। ठीक है, शेयर परचेज एग्रीमेंट में तो वो राइट हम रखेंगे। एग्जिट कैसे होगी, ठीक है, वो भी हम रखेंगे। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, मैं इतना स्टेक लेके आ रहा हूँ, मेरा बोर्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये क्या क्लॉजेस आप लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब केविन एज अ बायर ऑफ शेयर उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, evaluate the legal role of representation warranties in acquisition agreement and explain how they operate as a mechanism for risk allocation post transaction remedies। चलिए जी देखते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज होती क्या है।
ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले तो। चलिए, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, रिप्रेजेंटेशन वारंटी समझते हैं क्या है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स मेड टू इंड्यूस अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब भी नेगोशिएशन हो रहे थे, जब भी डिस्कशन हो रहे थे, तो उस टाइम पे जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बताए थे पार्टी को, फैक्ट्स बताए थे, जो स्टेटमेंट दी थी टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनको मैं एग्रीमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली। उस रिप्रेजेंटेशन जो बेसिकली बात बोली गई थी, जो बेसिकली मुझे स्टेटमेंट्स दी गई थी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसमें, अपने एग्रीमेंट में। क्या, अब एग्जांपल भी देख लो। अर्जुन सेज कंपनी हैज नो लिटिगेशन, नो पेंडिंग टैक्स ड्यू, लीगल कंप्लायंस कंप्लीटेड। ये मैंने उस टाइम पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दी थी, स्टेटमेंट दी थी। अब उन्हीं को मैंने रिकॉर्ड भी किया होगा कि जैसा आप बोल रहे हो उस चीज को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कल को आज आपने फैक्ट्स बोल दिए और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और कल को वो सच निकल के आ जाए, ठीक है, मतलब वो झूठ हो जाए बात, सॉरी सच नहीं, वो झूठ हो जाए बात। मतलब उस टाइम पे जब हम नेगोशिएशन डिस्कशन कर रहे थे, मैंने बोला था सारे कंप्लायंसेस हैं, कोई भी लिटिगेशन नहीं है, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन नहीं है, कोई भी अनडिस्क्लोज लायबिलिटी नहीं है। ये बात मैंने बोल तो दी और रिकॉर्ड नहीं करी, पता चला कल को लिटिगेशन भी आ गई, नॉन कंप्लायंस भी निकल के आ गए। अब ठीक है, अनडिस्क्लोज लायबिलिटी तो आई गई इस केस में। तो क्या जरूरी है रिप्रेजेंटेशन को होना? बिल्कुल जरूरी है एग्रीमेंट में। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तो कंपनी हैज नो लिटिगेशन, नो पेंडिंग टैक्स ड्यू, लीगल कंप्लायंस इज कंप्लीटेड। तो ये क्या है, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दिए। अब एश्योरेंस, वारंटी का मतलब क्या है, वारंटी का मतलब है एश्योरेंस दे रहा हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इज ट्रू एंड विल बी रेस्पॉन्सिबल इफ इट फॉल्स। मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मैं दे रहा हूं वो ट्रू है, अगर ये फॉल्स निकलते हैं तो मैं लायबल हूं। तो इसका लीगल रोल समझ आ रहा है आपको, रिप्रेजेंटेशन और वारंटी का क्या लीगल रोल है एक एग्रीमेंट में, ठीक है। अगर विल बी रेस्पॉन्सिबल मतलब पार्टी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा इफ इट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स होगी। अब आते हैं रिस्क एलोकेशन क्या है। रिस्क एलोकेशन समझ लो आप। अब रिस्क एलोकेशन समझो, रिस्क एलोकेशन क्या बोलता है, जो भी स्टेटमेंट अगर मैंने बोले वो सच है तो कोई इशू नहीं है, पर अगर जो स्टेटमेंट मैंने बोले वो झूठ निकले, जैसे कि इस केस में हुआ था, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ INR 50 लाख नॉट डिस्क्लोज्ड, जो कि डिस्क्लोज नहीं हुई थी। पर पहले क्या मैंने एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बोला होगा कि हाँ नहीं है, पर वो बात मेरी झूठ निकली। तो रिस्क ऑफ लायबिलिटी जो है वो किसके पास आ गई, अर्जुन के पास आ गई, ना कि केविन के पास। तो रिस्क एलोकेशन ऐसे हुआ, क्योंकि रिस्क एलोकेट हो गया ना। अब किसको रिस्क एलोकेट हो, केविन को कर दिया मैंने एलोकेट अपना रिस्क। तो रिप्रेजेंटेशन वारंटी क्लोज से क्या मैं अपना रिस्क एलोकेट कर सकता हूँ सामने वाली पार्टी में? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यही था। अब सोच रहे हो कितना प्रैक्टिकल है इस, शायद आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जब भी आपने बेसिकली अपने ड्राफ्टिंग के चैप्टर्स रीड आउट किए होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे। पोस्ट ट्रांजेक्शन रेमेडीज समझो। पोस्ट ट्रांजेक्शन रेमेडीज क्या हुआ, ठीक है। अब जब मेरे ऊपर नहीं है तो इंडेमनिटी कंपनसेशन, तो मैं इसका कंपनसेशन तो होगा 50 लाख। अब यस कंपनी मेरे पास आ गई है, मान लो 33% मेजर स्टेक मेरे पास आ गया है, तो 50 लाख का कंपनसेशन। तो अब तो जो बेसिकली लाइबिलिटी बन रही है वो तो पे आउट करनी पड़ेगी, तो 50 लाख का कंपनसेशन मिलेगा बिल्कुल। इससे जितने भी डैमेज हुए, मोनेटरी डैमेज फॉर द लॉसेस कॉज्ड बाय द फॉल्स स्टेटमेंट, जो आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है उससे जितने भी मुझे डैमेज है मैं वो भी क्लेम करूंगा। तो ये क्या है, रेमेडीज है पोस्ट ट्रांजेक्शन। उसके बाद इसके बेसिस पे आप मानो यहाँ 50 लाख का है, कल को 5 करोड़ का निकल जाता, ठीक है, और कंपनी में और भी फ्रॉड निकल जाता, तो क्या मैं इस बेसिस पे रीनेगोशिएट करता, फिर से रीनेगोशिएशन करता मैं, जैसे कि उन्होंने भी किया हुआ है। तो रीनेगोशिएशन हो सकता, कैंसिल करो या तो डील को, ज्यादा ही कुछ है तो, या फिर रीनेगोशिएट कर दो क्या, परचेज प्राइस, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। मैं अगेन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको तो छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में जब भी आप जॉब करोगे, जब आपकी सीएस हो जाएगी और आप सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में प्लेस हो गए एज अ सीएस, तो वहां पे ये सब काम देखने को हो सकता है आपको ना मिले। क्यों? क्योंकि वहां पे काम जो कंपनीज एक्ट पैमा से रिलेटेड ज्यादा काम रहता है, ठीक है, जो कंप्लायंस जो सेक्रेटेरियल में आता है बेसिकली, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं, जब भी आप लीगल डिपार्टमेंट में जाओगे, जहां पे बेसिकली रिग ड्राफ्टिंग की प्योर एक अलग टीम होती है, ठीक है, जो बेसिकली किस पे, यानी कि अगर कोई हम सर्विसेज अवेल करें, कंपनी ने कोई भी सर्विसेज अवेल करी या कंपनी कोई प्रोजेक्ट लेके आई, तो उससे रिलेटेड जब भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट तो जरूर होगा। पहले तो दो मेन पार्टीज बेसिकली क्या करेंगे, हो सकता है आपके एमडी और सामने वाली कंपनी की एमडी और उनकी आर&डी टीम, जो भी मिल गए जिससे भी रिलेटेड वो एग्रीमेंट है, वो डिस्कशन करें, वो नेगोशिएशन करें। अब जब बेसिकली नेगोशिएशन आ जाएगा, उसके बाद जो भी टर्म्स फाइनलाइज होंगी वो लीगल डिपार्टमेंट के पास आएंगी और बेसिकली उसके ऊपर एक एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। और उस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों ही पार्टी अपने राइट को सेफगार्ड करने में लगी हुई है, ठीक है, कि मेरा राइट से कुछ ऐसे पॉइंट्स ना हो, ऐसे क्लॉज की बात करूं, मैं बोलता हूँ वर्ड वर्ड पे भी लड़ाई होती है। कुछ ऐसे वर्ड ना हो जिससे मेरा राइट जो है बेसिकली वो डिफीट हो जाए, ठीक है, सामने वाले पार्टी को मैं नीचे गिराने पे लगा हुआ हूँ, सामने वाली पार्टी जाती है मैं उसको नीचे गिरा दूं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं लीगल डिपार्टमेंट में।
मैंने अगर अगर मैंने लीगल डिपार्टमेंट में जैसे वर्क किया हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई एग्रीमेंट बनाया और मैंने सामने वाली पार्टी को ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजे फॉर द रिव्यू, सामने वाली पार्टी ने उस पे इतना चेंजेस करके भेजे, उसमें ये वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, ये वाला वर्ड ऐसे होने चाहिए, तो मैं फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वो दोनों एक टेबल पे आएँगे, नेगोशिएशन होगा उस एग्रीमेंट को लेकर कि हम क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। तो अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन क्लॉज़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, जभी तो आप उनसे नेगोशिएशन कर पाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? आपको इन क्लॉज़ की इम्पोर्टेंस पता होगी, तभी तो आप वहाँ सामने वाली लीगल डिपार्टमेंट के साथ नेगोशिएशन कर पाओगे कि हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन में मेरा राइट ऐसे खत्म हो सकता है, मुझको अपना राइट तो सेफगार्ड करना पड़ेगा ही ना। तो जभी तो लीगल में जॉब का मज़ा है। ऐसे क्या आपने सिर्फ़ पॉइंट रट लिया, ड्राफ्टिंग रट ली और उसको एज़ इट इज़ ड्राफ्ट ऐसे क्या ड्राफ्टिंग होगी? ऐसे ड्राफ्टिंग नहीं होगी। जब तक आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स नहीं पता होंगे, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्लॉज़ की, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है आपको। ठीक है? तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मेरा कहना सिर्फ़ ये इतना ही था। ठीक है? हालाँकि इंस्टीट्यूट को पेपर एकदम से ऐसा नहीं बनाने चाहिए। अभी तक तो उसने कुछ ऐसा नहीं बनाया, अभी तक तो सिंपल-सिंपल खेल रहा था। लास्ट टाइम भी सिंपल-सिंपल ही था 1-2 क्वेश्चन के अलावा, पर डिफरेंट लेवल का दे दिया इस बार पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत हो गया सर, आईसीएसई को काफ़ी सुना दी, अब ज़्यादा मत सुनाइए अब। यू आर द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, वन ऑफ योर क्लाइंट अप्रोच फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, बायलॉज मेमोरेंडम के ऊपर है। एज योर स्टाफ इज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग बायलॉज फॉर द सोसाइटी, एक्सप्लेन हिम हाउ सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी। कंपनी और सोसाइटी के बीच में डिफरेंस पता है, ये तो आप सी सीट और बेसिकली एग्जीक्यूटिव में अच्छे से पढ़ गए हैं। इट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आरओसी एंड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। व्हाट आर द पॉइंट टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एंड बायलॉज फॉर द सोसाइटी? तो क्या क्या पॉइंट मुझे बेसिकली माइंड में रखनी चाहिए जब भी मैं बायलॉज की ड्राफ्टिंग करूँगा, मेमोरेंडम की ड्राफ्टिंग करूँगा, तो क्या-क्या पॉइंट्स मेरे दिमाग में होने चाहिए? तो ये आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? कौन-कौन से प्रोविज़न मैं रख सकता हूँ? जल्दी से बताओ अपने मेमोरेंडम बायलॉज में। ठीक है? मैम सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये रखूँगा, ऐसे प्रोविज़न्स रखूँगा जिससे मैं रेगुलेट कर सकूँ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है? उसके बाद पावर्स की बात मैं करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात मैं करूँगा। ये चीज़ें मेरे दिमाग में होनी चाहिए ना। मीटिंग, कोरम, तो ये वाली बात मुझे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मेरे दिमाग में, बताओ आप? ठीक है? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, ये वाली बातें मुझे दिमाग में रखनी है। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन मॉड्यूल से आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना इसमें बेसिकली इतना प्रैक्टिकल कुछ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ए। अब ये क्वेश्चन जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है? तो इसमें हम केस स्टडी में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, केस स्टडी में इतना कुछ रेलेवेंस है नहीं। आप सीधा यहाँ से पढ़ो। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ आस्क्ड यू टू रिव्यू एंड एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट फ्रॉम ई कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट एंड द रिकॉग्निशन अंडर इंडियन लॉ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कंपनी ऑनलाइन ऑपरेशन स्टेट हाउ आर क्लिक रैप एंड ब्राउज़ रैप एग्रीमेंट लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द एनफोर्सेबिलिटी इन इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ई कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था। बुक से थोड़ा-सा बाहर था। यस, बिल्कुल बाहर था। ई कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कितने टाइप के ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बताओ? कितने टाइप के ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? सर एक तो होता है क्लिक रैप एग्रीमेंट, क्लिक रैप वाला हो गया। एक होता है ईडीआई, एक होता है श्रिंक रैप और एक ऑनलाइन शॉपिंग एग्रीमेंट। यहाँ जो क्वेश्चन में बात करी गई है वो गारमेंट रिलेटेड बिज़नेस है, मतलब क्लोथ्स का बिज़नेस है, गारमेंट्स। ठीक है? तो इस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है? तो इनका रिकॉग्निशन क्या है अंडर द इंडियन लॉ? वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बात करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज़ करता है। ठीक है? तो उसकी बात करेंगे। और वैसे अगर मैं बात करूँ तो ई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आईटी एक्ट से भी निकल के आते हैं। मतलब आईटी एक्ट में भी सेक्शंस हैं, सेक्शन 10 है, ठीक है? सेक्शन 10 और सेक्शन 4 हैं जो बेसिकली रिकॉग्नाइज़ करता है ई कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो वहाँ पे भी रिकॉग्निशन है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी रिकॉग्निशन है। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कंपनी ऑनलाइन ऑपरेशन स्टेट हाउ आर द क्लिक रैप एंड ब्राउज़। अब यहाँ पे कंपनी का ऑनलाइन ऑपरेशन क्या है? बताइए। रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है, क्लोथ्स बेचता हूँ मैं, ठीक है? अब बोल रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कंपनी ऑनलाइन ऑपरेशंस स्टेट हाउ क्लिक रैप एंड ब्राउज़र रैप एग्रीमेंट लीगली रिकॉग्नाइज्ड व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द एनफोर्सेबिलिटी इन इंडिया। अब क्लिक रैप तो सर हमें समझ आता है मॉड्यूल में, ये ब्राउज़ रैप एग्रीमेंट क्या है? ये तो मॉड्यूल में भी नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, ई कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर लॉजिस्टिक बिज़नेस में होते हैं और अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन, ठीक है? या फिर ई-कॉमर्स में ये ज़्यादातर देखे जाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब पढ़ते हैं क्लिक रैप एग्रीमेंट। क्लिक रैप एग्रीमेंट क्या कहता है? क्लिक रैप एग्रीमेंट हमारा बोलता है व्हेन कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर ही शी रिक्वायर्ड टू क्लिक। क्लिक रैप नाम से ही पता चल रहा है जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा ही इज रिक्वायर्ड टू क्लिक।
क्या क्लिक करेगा? आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना होता है, उसको हमें टिक करना पड़ता है। ठीक है, ये एनफोर्सिएबल है, कस्टमर हैज एक्सप्रेसली एक्सेप्टेड द टर्म्स, तो कस्टमर जो है उसने टर्म्स को एक्सप्रेसली एक्सेप्ट किया है, तो उसकी एनफोर्सिबिलिटी है, वैलिड एक्सेप्टेंस है आपके पास, उसको हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, ब्राउज रैप एग्रीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, वेबसाइट में कंटेन अ स्टेटमेंट बाय, अच्छा, वेबसाइट में कंटेन अ स्टेटमेंट, अब ये आपकी बुक में तो नहीं है, क्या है ये? वेबसाइट में कंटेन अ स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट? बाय कंटिन्यू टू यूज दिस वेबसाइट यू एग्री टू अवर टर्म्स ऑफ यूज। बहुत सारी आप वेबसाइट यूज करते हैं, वहां पे ये वर्डिंग्स रहती हैं, आप हमारी वेबसाइट को यूज कर रहे हो, बाय कंटिन्यू टू द यूज दिस वेबसाइट यू एग्री टू अवर टर्म्स ऑफ यूज, आप एग्री करते हो हमारे टर्म्स ऑफ यूज के लिए। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू क्लिक एनी एक्सेप्टेंस बटन, आपको कोई बटन या कोई क्लिक करने की इसमें नीड नहीं होती। बट एनफोर्सिएबल कब होगा? जब वो जो टर्म्स ऑफ यूज हैं वो क्या, वो अच्छे से डिस्प्लेड होंगी, स्क्रीन पे अच्छे से डिस्प्लेड होंगी, ये नहीं कोने में जाके आपने कहीं नीचे जाके लिख दी, जो मुझे दिख भी नहीं रही। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। टर्म्स जो है प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होनी चाहिए, और कस्टमर है रीजनेबल नोटिस ऑफ देम, वो कस्टमर को जो रीजनेबल नोटिस होना चाहिए उनका। ठीक है, मतलब यूजर उन टर्म्स पे क्लिक करके उन टर्म्स को एक्सेस कर पाए, रीजनेबल नोटिस का मतलब। तो ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद फैक्टर्स की अगर मैं बात करूंगा, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो एनफोर्सिबिलिटी, सबसे पहले वही एसेंशियल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बोला ना एक्सेप्टेंस, रीजनेबल नोटिस ऑफ टर्म्स होना चाहिए, ये भी हम बात कर चुके हैं, एविडेंस होना चाहिए कंसेंट का, ये भी बात कर चुके हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, कंप्लायंस विद आईटी एक्ट एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। अच्छा, क्या ये जो ब्राउज रैप एग्रीमेंट है, ये यस ये वीकर माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो ये बेसिकली वीकर एनफोर्सिबिलिटी होती है। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं, उसमें क्लिक रैप एग्रीमेंट ज्यादा यूज होते हैं और इनकी एनफोर्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मेरे पास बेसिकली एक्सेप्टेंस का प्रूफ भी होता है, और हाँ, यहाँ पे क्लिक करके एक्सेप्टेंस ली जाती है। पर अगर मैं ये प्रूव कर दूं, यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ रीजनेबल नोटिस दिया था उन्होंने, बेसिकली हमारी वेबसाइट को यूज किया था, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका बेसिकली थोड़ा वीकर है एनफोर्सिबिलिटी, पर क्लिक रैप का ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यू हैव रिसेंटली अपॉइंटेड अ company secretary of project implementation company during the course of his business company has to execute many contract, hence your management is to keen advise a best negotiation policy। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, की स्टेप पूछे थे नेगोशिएटिंग बेस्ट कमर्शियल एंड ऑपरेशन टर्म विद द वेंडर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें कोई एनालिसिस नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, इसमें तो सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग खेलना था, और आपको 8 पॉइंट लिखने थे। ठीक है, कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे प्लान, फाइनलाइज करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, रेस्पेक्ट द बेसिकली एक्सपीरियंस, बी ओपन फॉर द कंपटीशन, उसके बाद विन विन सिचुएशंस क्या होंगे, डिपॉजिट क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या है, नेगोशिएशंस के रिगार्डिंग, नेगोशिएशन कैसे करेंगे, क्या बेसिकली स्टेप्स होंगे नेगोशिएटिंग द बेस्ट कमर्शियल एंड ऑपरेशनल टर्म्स विद द वेंडर। तो 8 पॉइंट थे, ये 8 पॉइंट आपको लिखने थे 5 नंबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगेन ये भी थोड़ा इजी ही क्वेश्चन था, इसको मैं कराऊंगा तो नहीं वैसे, पर ये मॉर्गेज से रिलेटेड था, पर मैं स्टूडेंट की थोड़ा अब एनालाइज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा तो बता ही देते हैं। पर ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन पेपर का। पूछना है टाइप ऑफ मॉर्गेज बताना है, और विद रीजनिंग। देखो, अगर आप इस पेपर में सीधा मॉर्गेज का नाम लेके आए होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको रीजनिंग होनी है, उसने पूछा विद रीजनिंग, तो आपको रीजनिंग बतानी ही पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बोलता हूँ कि पेपर को अच्छे से पढ़ा करो, पेपर के एक एक क्वेश्चन का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। विद रीजनिंग का मतलब यही होता है कि रीजन दोगे आप, सीधा नाम नहीं दोगे, सीधा टाइप नहीं लिख के आओगे। ठीक है, Shubham borrowed money from a bank and mortgaged his house as a security without transferring possession. Without transferring possession mortgage किया है। If he failed to pay, the bank will approach to the court। ये किस केस में होता है? सिंपल मॉर्गेज में होता है। ठीक है, तो बस ये रीजन लिखना था। सिंपल मॉर्गेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही होंगे, वो लिखनी थी आपको। Sita borrowed money from Mohan, transfer land in the name of the Mohan as security attaching condition, transfer of land will become absolute sale। ठीक है, अब कंडीशन अटैच कर दी तो क्या है? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। सिंपल रीजन देना था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मॉर्गेज इज फार्मलेस टू हैंड ओवर द पोजीशन, रमेश वाज एंटेल टू एंजॉय द प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट फ्रॉम द लैंड, ये किस में होता है? ठीक है, प्रोड्यूस एंड प्रॉफिट एंजॉय करेगा मॉर्गेजी। यूसुफ रक्चुरी मॉर्गेज में होता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट विद द प्रॉमिस टू पे ऑन अ फिक्स डेट, द लेंडर एग्री टू री ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेल हो चुकी है एब्सोल्यूटली, तो बेसिकली कौन सा है? इंग्लिश मॉर्गेज। तो ये क्या है? इसे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ नहीं, थोड़ा एनालिटिकल एनालाइज करना था, पढ़ के आपको समझ के आंसर करना था, तो ये क्या एनालिटिकल है थोड़ा सा। करंट अप्रोच पर सिंपल है। करंट अप्रोच अ बैंक इन दिल्ली डिपॉजिट इज प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स, तो आप समझ गए कौन सा है? मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स।
ठीक है, तो ये 5 नंबर का इजी क्वेश्चन था, 1-1 नंबर के लिए आया हुआ था। ठीक है, और आप देखोगे बुक की सीक्वेंस है, बुक में भी पहले सिंपल मॉर्गेज है, फिर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, फिर यूसुफैक्चरी है, फिर इंग्लिश है, फिर डिपॉजिट बाय टाइटल डीड है, तो बुक के सीक्वेंस में ही आया हुआ है, तो और इजी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन लीज एंड लाइसेंस इन अ प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में लीज एंड लाइसेंस के बीच का डिफरेंस ये अटेम्प्ट करने वाला था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आल्सो हाईलाइट द लीगल कॉन्सेप्ट दैट मे अराइज फ्रॉम ईच फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताने थे, जिसके लिए केस स्टडी आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद रेफरिंग द केस लॉ स्टेट टेस्ट अप्लाइड बाय द कोर्ट डिटरमाइनिंग वेदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट लीज और लाइसेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। ये केस लॉ बेस्ड था, आपकी बुक का ही केस लॉ आया हुआ है इसमें। ठीक है, आपका बुक का ही केस लॉ है, और बुक का नाम है चंदूलाल, केस लॉ का नाम है चंदूलाल वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझ आई आपको बात? ठीक है, चलिए थोड़ा सा केस स्टडी पे नजर कर लेते हैं। जुबिन डेवलपर लिमिटेड, जुबिन डेवलपर एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, परमिटेड अर्बन कैफे प्राइवेट लिमिटेड टू ऑपरेट एज अ कैफे विद इन अ प्रीमियम कॉम्प्लेक्स ऑन बाइट। मतलब जुबिन डेवलपर जो है बेसिकली एक रियल एस्टेट डेवलपर है, और उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें वो बेसिकली परमिट कर रहे हैं अर्बन कैफे प्राइवेट लिमिटेड को कि आप कैफे ऑपरेट करो। द एग्रीमेंट एग्जीक्यूट बिटवीन द पार्टी डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एज अ लाइसेंस एग्रीमेंट। जो भी उनके बीच में अरेंजमेंट फिक्स हुआ, जो अरेंजमेंट एग्जीक्यूट हुआ, डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो वो क्या हुआ, लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ। एंड स्टिपुलेटेड अर्बन कैफे वुड ऑक्यूपाई द डेजिग्नेटेड प्रीमाइसेस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द मंथली। यानी कि 5 साल के हुआ और पेमेंट ऑफ मंथली चार्जेस। हाउएवर इन प्रैक्टिस द कैफे ऑपरेटर वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव पोसेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, had a right to install fixture and inferior infrastructure and operate the premise without any regular interference from the developer। अब देखो एक्सक्लूसिव पोसेशन, क्या लाइसेंस में एक्सक्लूसिव पोसेशन होता है? नहीं होता। लीज में होता है ना? होता है। तो ये यही पंगा था कि नाम लाइसेंस का दिया, और यहाँ पे यहाँ फीचर जो है वो बेसिकली लीज वाले। एक्सक्लूसिव पोसेशन आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, लाइसेंस के केस में नहीं होता है। After the year, Jubin developer sought to terminate करो arrangement को with immediate effect on the ground it was merely a license revocable। तो वो तो बोला ये तो लाइसेंस है, revocable at will करो। अर्बन कैफे बोलता है dispute or termination agreed arrangement was in substance is a lease rather than a license। बोलता है अरेंजमेंट जो है वो लीज वाला है, लाइसेंस वाला नहीं है। ठीक है, conferring statutory protection again arbitrary termination। The dispute has raised on the true legal nature of the agreement। मतलब ट्रू लीगल नेचर, मेन क्वेश्चन किस पे आगे अटका है? मेन क्वेश्चन यही है कि लीगल नेचर क्या है एग्रीमेंट का, लाइसेंस है या लीज है। So this has also highlighted the importance of carefully drafting property transaction। यानी कि ये भी नॉर्मल ही बात है। ऑन दिस बैकग्राउंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आगे समझ में क्या क्वेश्चन था? अब बोल रहा है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मे अराइज फ्रॉम ईच फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। देखो अब ये भी देखते हैं क्वेश्चन। पहला डिफरेंस तो आप लिख के आ जाओगे, डिफरेंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, नहीं आई होगी सॉरी, डिफरेंस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अरेंजमेंट क्या, अरेंजमेंट ईच फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट से क्या क्या कौन सी। अगर देखो लीज होगा तो कैफे वाला क्या करेगा, एक्वायर लीगल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिव पोसेशन होगा उसके पास। और जो डेवलपर है हमारे कैन नॉट टर्मिनेट एग्रीमेंट एट विल, यही तो कॉन्सिक्वेंस होगा। टर्मिनेशन मस्ट कंप्लाई लीज टर्म्स एंड एप्लीकेबल लॉस। ठीक है, कैफे में सीक इंजेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल इविक्शन, यानी कि जो वो इविक्शन टर्मिनेशन करना चाह रहा है उसके अगेंस्ट उसको इंजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, स्टे मिल जाएगा। कैफे एंजॉय द स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अंडर प्रॉपर्टी और रेंट लॉस, यानी कि जो स्टेट के प्रॉपर्टी और रेंट लॉस है उसमें उसको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी अगर वो लीज वाला है। पर अगर मैं लाइसेंस, अगर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट लाइसेंस है तो बेसिकली पोसेशन रिमेन विद द ओनर। कैफे पर्सनल राइट टू ऑक्यूपाई, नो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। अपॉन टर्मिनेशन लाइसेंस वैकेट द प्रीमाइसेस, लाइसेंसी को बेसिकली प्रीमाइसेस वैकेट करनी पड़ेगी। तो ये आपको बेसिकली अरेंजमेंट के बेसिकली लीगल कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे थे। ये सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ लीज और लाइसेंस अच्छे से पता होने चाहिए, किसमें किस पार्टी के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया जी। एंडोर्समेंट बताओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोर्समेंट इन अ डीड एंड सप्लीमेंटल डीड। आल्सो एग्जामिन वेदर सच इंस्ट्रूमेंट लायबल टू बी स्टैम्प ड्यूटी, गिव रीजन। अब बताओ एंडोर्समेंट और सप्लीमेंटल डीड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सप्लीमेंटल डीड क्या ना, कोई अगर पार्टीज के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है और उनको बेसिकली डिफरेंट टर्म्स रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात हो, अगर उन्हें बेसिकली उन दोनों पार्टीज को एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म्स रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए वो सप्लीमेंटल डीड करते हैं। ठीक है, एंडोर्समेंट भी ये आपको पता होगा। एग्जामिन वेदर सच इसमें लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, गिव रीजन। तो स्टैम्प ड्यूटी लायबल ये भी मॉड्यूल से ही आया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी के लिए लायबल होता है। और कैसे इसकी स्टैंपिंग होती है, दोनों ही की, दोनों की सेम तरीके से है स्टैंपिंग। स्टैंपिंग कैसे होती है, स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दे एविडेंस। तो स्टैंपिंग भी उनकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड होती है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का ये भी थोड़ा डायरेक्ट, मतलब ऐसा देखो अभी तक ऐसा पता है प्रैक्टिकल
क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी आ रहे हैं, इजी भी आ रहे हैं, डायरेक्ट भी आ रहे हैं, पर कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही डिफिकल्ट आ रहे हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल वाले हैं, जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उनका मेजोरिटी क्वेश्चन है। बस स्टूडेंट को यही होता है, इसी से यही करता है, एक आध स्टूडेंट को बेसिकली 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिले, उसका दिमाग घूम गया, अब उसको ईजी वाला भी समझ नहीं आ रहा, अब उसको ईजी भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यही इंस्टीट्यूट का बेसिकली पर्पस होता है, आपको समझना चाहिए। Iowa Renewable Energy Private Limited, referred as Iowa, a company engaged in solar power generation, entered into power equipment supply agreement। तो यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हो रही है, अगेन एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। पावर इक्विपमेंट सप्लाई एग्रीमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। क्वेश्चन को हम पहले, पैराग्राफ को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द कमर्शियल एग्रीमेंट, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द वन मेंशन इन द गिवन केस। मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बताने हैं कमर्शियल एग्रीमेंट के, और जो कि जो ऊपर केस स्टडी दी गई है, और केस स्टडी में कौन सा एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, पावर इक्विपमेंट सप्लाई एग्रीमेंट। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, वो बेसिकली हमें वो बताने थे, और उनका ऑब्जेक्टिव बुक से आया हुआ है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कमर्शियल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। आ गया ना, सेफ गार्ड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से बेसिकली मुझे क्लॉजेस रखने चाहिए, ये तो मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। कौन कौन से, इंडेमिनिटी क्लॉज हो गया, फोर्स मेजोर हो गया, पेमेंट से रिलेटेड, स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, टर्मिनेशन क्लॉज हो गया, ठीक है, एलडी क्लॉज हो गया, लिक्विडेशन डैमेजेस, जहां भी बेसिकली क्या होगा, डिले होता है। तो ये सब क्लॉजेज हो गए, नहीं हो गए, आप बताओ। तो और पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक कौन से क्लॉज रखोगे आप, इंडेमिनिफिकेशन वाले क्लॉजेज रखोगे, लिक्विडेशन डैमेजेस वाले क्लॉजेज रखोगे, समझ रहे हो ना। इंडेमिनिफिकेशन क्लॉज में क्या होता है, ब्रीच नहीं होता, पर अगर कोई थर्ड पार्टी, अगर मैं सिंपल सी आप समझो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग अरेंजमेंट में हो, ठीक है, मैं अपना किसी को बेसिकली टेक्निकल नो हाउ देता हूं और उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराता हूं, तो ठीक है, यानी कि अगर सोचो मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई टैबलेट बनाता हूँ, लेट एग्जांपल मैं कोई टैबलेट बनाता हूँ, ठीक है, मतलब जो टैबलेट, जो उसमें न्यूट्रिशन है, या जो उसका पेटेंटेड चीज है, जो उसका टेक्निकल नो हाउ है, ठीक है, जो वो चीज उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, वो तो मेरी है, प्लस उसको जो फॉर्म में कन्वर्ट होती है टैबलेट, वो कोई बेसिकली क्या, वो कोई और कंपनी करती है, ठीक है। तो अब सामने वाली पार्टी अपने क्लॉज में बेसिकली, जब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, तो सामने वाली पार्टी ये बोल सकती है ना कि अगर आप, हम आपके प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं, जैसा आपका इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके बेसिस पे हम आपका प्रोडक्ट बना के टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं, पर आपका प्रोडक्ट ही अगर कोई आप अगर कोई इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो किसी पार्टी का, यानी कि थर्ड पार्टी का आप राइट इंफ्रिंज कर रहे हो सकता है आपका वो टेक्निकल नो हाउ ही नहीं, आपका उस पर पेटेंट राइट हो ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वो कहता है इससे हमें मतलब नहीं है, कल को अगर ऐसा होता है तो आप, अगर हमारे ऊपर कोई केस आता है तो आप हमें बेसिकली इंडेमनीफाई करोगे, आप हमें कंपनसेशन दोगे, तो यहाँ बेसिकली ब्रीच नहीं है, पर थर्ड पार्टी का अगर कोई क्लेम राइट हमारे ऊपर आता है, आपके बेसिकली किसी भी ब्रीच से, आपके नॉन कंप्लायंस से, या जो भी आपने बेसिकली इंफ्रिंजमेंट किया है किसी भी ट्रेडमार्क का, पेटेंट का, ठीक है, उससे अगर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी क्लेम आता है तो उससे आप हमें इंडेमनिफिकेशन दोगे, ये होता है इंडेमनिटी क्लॉज, ठीक है, उसका पर्पस ये होता है। तो मैं क्या वो इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। लिक्विडेशन डैमेजेस समझो आप, लिक्विडेशन डैमेजेस में क्या होता है कि कोई अगर हमने कोई डिलीवरेबल की टाइमलाइंस रखी है कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में हमें डिलीवरी होनी चाहिए, पर अगर टाइमलाइन में डिलीवरी नहीं हो रही, ठीक है, लीड टाइम ज्यादा हो रहा है, यूसेंस टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर उसके कारण मुझे कोई लॉस सहने पड़ रहे हैं, तो मैं लिक्विडेशन डैमेजेस लगा सकता हूँ, ठीक है। ये वन ऑफ द एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। तो एलडी क्लॉज भी बेसिकली मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे कमर्शियल एग्रीमेंट में तो बहुत सारे क्लॉज है, रिप्रेजेंटेशन वारंटीज भी मैं रख सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेल परचेज की कहानी आ गई है। सेल परचेजमेंट एग्रीमेंट फॉर सेल बोल रहा है, अखिल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल 10 ऑन 10th जनवरी टू परचेज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फ्रॉम यस 80 लाख रुपए में, यानी कि एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ 80 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए उसने दे भी दिए एडवांस, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या लिखा था कि बैलेंस अमाउंट विल बी पेड विद इन 3 मंथ अपॉन विच यश विल एग्जीक्यूट द सेल डीड, यानी कि बैलेंस अमाउंट यानी कि 60 लाख रुपए बेसिकली जो है यश वो 3 महीने में देगा, और 3 महीने में देने के बाद ही सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाएगी इन फेवर ऑफ द किल। ये अरेंजमेंट था, ये एग्रीमेंट था। उसके बाद हाउएवर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड यश ने सोल्ड कर दी थर्ड पार्टी को, लीना को, फॉर अ हायर कंसिडरेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग अखिल। अखिल सीक अ लीगल ओपिनियन रिगार्डिंग हिज राइट एंड रेमेडीज इन गिवन केस स्टेट वेदर क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्सेप्शन रिजर्वेशन क्लॉज who legally protected Akhil and explain in detail the exception reservation clause included in a deed। देखो कितनी बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लीगल ओपिनियन के लिए है रिगार्डिंग द राइट एंड रेमेडीज इन द गिवन केस स्टेट वेदर क्लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्सेप्शन रिजर्वेशन वुड हैव लीगली प्रोटेक्टेड। क्या एक्सेप्शन रिजर्वेशन क्लॉज का काम ये होता है कि उसके ये वाला राइट प्रोटेक्ट करे, ठीक है। राइट कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकता है, बेसिकली स्पेशल रिलीफ एक्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा जी बताओ आप, रिलीफ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डालेगा नहीं डालेगा उसमें,
सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर सेक्शन भी बता दो। हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है, पर मैं उसका बता रहा हूँ, अभी मैं एक्सेप्शन रिजर्वेशन क्लॉज पे बात करूंगा। यहाँ पे सेक्शन 10 है, यहाँ पे वो बेसिकली सेक्शन 16 सी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकता है, नहीं डाल सकता? यही उसका राइट प्रोटेक्ट होगा। हाँ जी। पर अब मुझे बताओ, क्या एक्सेप्शन और रिजर्वेशन जो है लीगली प्रोटेक्ट कर सकता है अकेले को इस केस में? नहीं कर सकता। रिजर्वेशन और बेसिकली एक्सेप्शन रिजर्वेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्या महत्व है इनका एग्रीमेंट्स में, एग्रीमेंट टू सेल में? बोलता है एक्सेप्शन रिजर्वेशन क्लॉज स्पेसिफाई राइट और इंटरेस्ट दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांसफर और रिटेन बाय द ट्रांसफर डिस्पाइट द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। मतलब एक्सेप्शन का मतलब आप सिंपल भाषा में ये समझो, जो भी मैं अगर कोई ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर है, ट्रांसफर ही है, ठीक है, ट्रांसफर अपनी राइट प्रॉपर्टी जो है बेसिकली वो सेल कर रहा है ट्रांसफरी को, तो मैं वहां पे कुछ बेसिकली पॉइंट डाल सकता हूँ कि ट्रांसफर में, इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, इस ट्रांसफर ऑफ लैंड में, सेल ऑफ लैंड में ये चीजें नहीं इंक्लूड है। मतलब सिंपल सा समझो आप, ईजमेंट ऑफ रे, पाथ है कोई, यानी कि घर का कोई सामने रास्ता है या उस प्लॉट के अंदर से कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, बोलता है नहीं इस पे ट्रांसफर, ये ट्रांसफर में नहीं आता, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ईजमेंट राइट हो गया, कोई यूटिलिटी राइट हो गया, कॉमन एरिया हो गया, ठीक है, कॉमन एरिया है वो आपकी वो ट्रांसफर से क्या एक्सक्लूड कर रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर पूरी प्रॉपर्टी में कोई ऐसा पार्ट ऑफ लैंड है जो बेसिकली क्या मैं रिजर्व रख रहा हूं, जिसके ऊपर ट्रांसफर का ही राइट है, तो एक्सेप्शन रिजर्वेशन क्लॉज का समझ का मतलब है स्पेसिफाई राइट और इंटरेस्ट दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर से एक्सक्लूडेड है, और रिटेन्ड बाय द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर रिटेन्ड रख रहा है अपने पास, रिजर्व्ड रख रहा है डिस्पाइट द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड। समझ गया? तो एक्सेप्शन मींस रिमूव और एक्सक्लूड अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम द ट्रांसफर, और रिजर्वेशन मतलब रिटेन अ राइट इन फेवर ऑफ द ट्रांसफर ओवर द प्रॉपर्टी जो मैंने ट्रांसफर करी हुई है, ठीक है। और जनरली किस लिए होता है एक्सेप्शन और रिजर्वेशन क्लॉज? ईजमेंट राइट, ठीक है, यूटिलिटी राइट हो गया, कॉमन एरियाज हो गया, एग्जिस्टिंग कोई इनकम्बेरेंस है तो उससे भी हो गया, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी में कोई मैंने 1200 स्क्वायर मीटर कोई प्रॉपर्टी है, कोई पर्टिकुलर पार्ट अगर मैंने बेसिकली इनकम्बर्ड कर रखा है उसका, तो बेसिकली उसको एक्सेप्शन रिजर्वेशन में मैं डाल सकता हूँ। पर यहाँ पे कैसे वो राइट प्रोटेक्ट करेगा? कोई लीगल सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, तो कोई भी तरीके से इसका एक्सेप्शन रिजर्वेशन क्लॉज अकील को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो यही आपको लिखना था एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलिए पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 तो बहुत ही गजब आया हुआ है। पार्ट 2 तो सर बहुत ही गजब आया हुआ है। क्या? एज अ कंपनी कुछ पहले हम, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी है यहीं पे ही है, उसमें बोल रहा है कि बस सीआरपी के अंदर एप्लीकेशन लग चुकी है, वो ये बोल रहा है। दूसरे वक्त वो ये बोल रहा है कि सेबी सेटलमेंट को हम सेबी ने शोकोज नोटिस इश्यू किया हुआ है और उसको बेसिकली प्रपोज कर रहे हैं टू इनिशिएट द पीनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर फेलियर टू मेक एक्यूरेट डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर। आगे जाओगे तो सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, यानी कि सेबी ने शोकोज नोटिस इशू कर दिया है, सेबी हैज प्रपोज्ड टू इनिशिएट अ पीनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर फेलियर टू मेक द टाइमली डिस्क्लोजर्स। उसके बाद सीसीआई की बात हो रही है, सीसीआई ने भी बेसिकली क्या किया हुआ है, एलिगेशन लगाए हैं और इन्वेस्टिगेशन सीसीआई ने स्टार्ट कर दी है। तो अब इसके चलते ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइजिंग द कंपनी आउटलाइन एप्रोप्रिएट लीगल एंड रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी बिफोर द एनसीईआरटी इन रिलेशन टू द। अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछा है, सीआरपी का लीगल एंड रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी पूछ लिया, कहाँ आप पीछे भागते रह गए अपीयरेंसेस पे, कैसे ड्यूटी टू द कोर्ट ट्रिब्यूनल, और क्वेश्चन क्या पूछ लिया, लीगल एंड रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी। मतलब कितना प्रैक्टिकल पूछ लिया। सीआरपी का जब आपके ऊपर केस चलेगा, कंपनी के ऊपर केस चलेगा, जो सीए जो है वो क्या एडवाइस करेगा कंपनी को, ठीक है, क्या लीगल और उसकी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटजी होगी सीआरपी के अंदर, तो कितना प्रैक्टिकल आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, तो ये पूछा गया है, कोई नहीं हम बताएंगे। Company intend to explore the possibility of the settling the proceeding initiated by the SEBI. Explain the key element of consent settlement application. तो बेसिकली रेगुलेशन नंबर 3 है सेटलमेंट प्रोसीडिंग की, जहाँ पे एप्लीकेशन की बात करी गई है, तो वहां से आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। C question. Company has authorized the company secretary to appear before the Competition Commission of India in connection with the ongoing investigation. Discuss the essential component legal significance. देखो हर जगह ऐसे क्वेश्चन, लीगल सिग्निफिकेंस। अब लीगल सिग्निफिकेंस बताना है किसका, ऑथराइजेशन फॉर अपीयरेंस बिफोर द सीसीआई, यानी ऑथराइजेशन जो हम देते, ऑथराइजेशन जो कंपनी ऑथराइज करती है किसी भी प्रोफेशनल को फॉर द अपीयरेंस बिफोर द सीसीआई ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसका लीगल सिग्निफिकेंस बताओ, उसके कंपोनेंट्स बताओ, ठीक है। चलिए करते हैं, करना तो पड़ेगा ही सर। लीगल एंड रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी। अब देखो स्ट्रेटेजी तो कैसी हो सकती है उसकी, रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी कैसी हो सकती है, एग्जामिन करेगा मेंटेबिलिटी ऑफ सेक्शन 7, ठीक है, वेरीफाई करेगा डेप्थ एंड डिफॉल्ट, स्ट्रेटेजी यही तो होगी। प्रिपेयर प्रिपेयर एंड फाइल द रिप्लाई बिफोर एनसीएलटी, प्रिपेयर करेगा रिप्लाई और फाइल करेगा। प्री एडमिशन सेटलमेंट, प्री एडमिशन सेटलमेंट करने का सोचेगा, क्या डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग लगाने की कोशिश करेगा, नेगोशिएशन करेगा, पहली खत्म हो जाए मामला। रिप्रेजेंटेशन बिफोर एनसीएलटी, एनसीएलटी में रिप्रेजेंटेशन देगा, लीगल अथॉरिटी सेक्शन 32, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी आफ्टर एडमिशन, 432 नहीं 432 है कंपनीज एक्ट का,
स्ट्रेटेजी आफ्टर एडमिशन ऑफ द सीआरपी, स्ट्रेटेजी क्या होगी आफ्टर एडमिशन ऑफ सीआरपी? मोरेटोरियम एडवाइज करेगा बोर्ड को, प्रिजर्व करेगा गोइंग कंसर्न स्टेटस को, कोऑपरेशन करेगा विद आईआरपी। ये क्या है? स्ट्रेटेजी आफ्टर एडमिशन ऑफ सीआरपी। उसके बाद रिजोल्यूशन प्लान की स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसके बाद कंप्लायंस रिव्यू, कंप्लायंस देखेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेगा। ठीक है, तो ये क्या है? लीगल एंड रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी। क्या ये मॉड्यूल से था? नहीं था। क्या ये प्रैक्टिकल पॉइंट था? था। जो आईबीसी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा अच्छे से, ये पॉइंटर्स होते हैं और ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनती है। ठीक है, जो आईबीसी पढ़े हैं उनको बेसिकली इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथराइजेशन आप देख लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट में क्या आएगा? नेम डिटेल ऑफ द कंपनी आएगा, डिटेल ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, केस नंबर बताएंगे, अथॉरिटी ग्रांटेड, बोर्ड अप्रूवल, सिग्नेचर एंड सील। तो ये सब क्या है? कंपोनेंट है। लीगल सिग्निफिकेंस क्या होगा ऑथराइजेशन का? एस्टैब्लिश वैलिड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेक्शन 35 लीगली एम्पावर करता है कंपनी सेक्रेटरीज को। तो क्या एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन है? जी हाँ। कंप्लायंस विद सेक्शन 35, यस। बाइंडिंग नेचर ऑफ एक्शन, बाइंडिंग नेचर ऑफ एक्शन क्या? कंपनी ने आपको लीगली ऑथराइज किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप एक्शन लेंगे, तो जो भी आप स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट मेड बाय द सीएस ट्रीटेड एज सबमिशन मेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। वो सबमिशन मानी जाएगी जैसे कि वो कंपनी ने खुद ने दी है। तो बाइंडिंग नेचर ऑफ एक्शन आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीजरल एफिशिएंसी, आपको नोटिस रिसीव होंगे, आप नोटिस फाइल करेंगे, आप अटेंड करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे अथॉरिटीज के साथ। दैट इज किसी एक पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। दैट इज अ स्मूथ फ्लो, स्मूथ कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन है। प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करोगे। दैट इज प्रेजेंट करोगे डिफेंसेस, प्रोड्यूस करोगे एविडेंसेस, प्रोसीजर कंप्लायंस आप देखोगे। ठीक है, तो लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथराइजेशन ये लिखना था। अगेन ये मॉड्यूल में है नहीं है, पर ये क्या बिल्कुल बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। यस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं सर अब तो। जुलू रिटेल लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग अ चेयरमैन हु इज आल्सो अ डायरेक्टर, अ मैनेजिंग डायरेक्टर, 4 होल टाइम डायरेक्टर, 6 अदर डायरेक्टर इंक्लूडिंग 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देख लो आप, एक चेयरमैन है जो कि डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, ठीक है। उसके बाद 4 होल टाइम डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद 6 अदर डायरेक्टर हैं, ठीक है। 6 अदर डायरेक्टर इंक्लूडिंग 5 इंडिपेंडेंट, जिसमें 5 इंडिपेंडेंट और 1 वुमेन इंडिपेंडेंट। तो 6 4 10 2 12, टोटल 12 डायरेक्टर है। चेयरमैन हु वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड फ्रीक्वेंटली बाईपास द फॉर्मल चेन ऑफ द कमांड, मतलब इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है उसका। फ्रीक्वेंटली बाईपास द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट द फाइनेंस डायरेक्टर, मतलब उस चेन ऑफ कमांड जो बनी हुई थी उसको उसने बेसिकली तोड़ा है। डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है फाइनेंस डायरेक्टर टू कैरी आउट द सर्टेन टास्क, ऑल्दो अनकंफर्टेबल फाइनेंस डायरेक्टर कंप्लाई ड्यू टू प्रेशर। वन डे चेयरमैन एज द फाइनेंस टू कैरी आउट द सर्टेन क्वेश्चनेबल इंस्ट्रक्शन, मतलब वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, द टाइम फाइनेंस डायरेक्टर रिफ्यूज टेकिंग सच एक्शन आर नॉट। अब फाइनेंस डायरेक्टर ने बोल दिया सर ये तो लीगली पॉसिबल नहीं है, लीगली परमिसिबल है ही नहीं, एथिकली परमिसिबल है ही नहीं, ये गलत काम मैं नहीं कर सकता। चेयरमैन ने एंग्री होकर एक्टिंग यूनिलेटरली रिमूव द फाइनेंस डायरेक्टर, मतलब खुद से ही चेयरमैन ने खुद से ही डिसीजन ले लिया, बिना विदाउट एनी कंसल्टेशन विद अदर बोर्ड मेंबर्स फ्रॉम हिज पोजीशन विदाउट फॉलोइंग एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्मेलिटीज। यानी कि सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फॉलो ही नहीं किया प्रोसीजर, जहां पे बेसिकली रिमूवल करने की पावर शेयर होल्डर के पास है जनरल मीटिंग में, जहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जहां रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट देनी पड़ती है, स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, वो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ सेक्शन 169 का। ऑन दिस बैकग्राउंड रेफरेंस रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड केस लॉ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस लॉ से आपको आंसर देना है, प्रोविजन आपको बताने हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ बताना है, केस लॉ बताने हैं। प्रोविजन लॉ सेक्शन 169 है, केस लॉ भी आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, स्टेट द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ सेक्शन 169 आपको बताना है। इसमें एक्सप्लेन व्हाट ऑप्शन डज द फाइनेंस डायरेक्टर टू हैव टू चैलेंज द डिसीजन। यस बिल्कुल, एनसीएलटी में हो जा सकता है, एनसीएलटी में हो जा सकता है, बोल सकता है 169 का प्रोसेस जो है फॉलो नहीं हुआ। चेयरमैन क्या है बेसिकली, क्या क्या उसका बेसिकली डिसीजन कैसे, क्या क्या ऑप्शन है, बोल सकता है एनसीएलटी में हो जाएगा। एनसीएलटी में क्या बोलेगा? चेयरमैन का यूनिलेटरली पावर उसने एक्सरसाइज करे रिमूव की, जो कि नॉट इन नॉट इन कंप्लायंस या लीगली बेसिकली उसके पास कोई पावर नहीं थी। उसके बाद प्रोसीजर जो है सेक्शन 169 का वो उसने फॉलो नहीं किया है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको नहीं दी गई है। उसके बाद रिमूवल जो है वॉइड एब इनिशियो है। उसके बाद उस और क्या चीज वो मांग सकता है कि उसको रीइंस्टेट किया जाए, दोबारा से उसको डायरेक्टर बनाया जाए। तो ये सब चीजें वो एनसीएलटी में जाके मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। ठीक है, तो ये क्या मिसमैनेजमेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी ऑन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर विदाउट स्पेशल नोटिस बाय साइटिंग रेलेवेंट केस लॉ। ठीक है, तो ये आपको केस लॉ लिखने थे। आपकी बुक में 3 केस लॉ दे रखे हैं कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी के हेडिंग्स में, जहां पे विदाउट स्पेशल नोटिस कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है ऑन द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर विदाउट स्पेशल नोटिस। ठीक है, तो इसमें केस जो आपको लिखना था, आप 3 तो नहीं लिखते, पर वेरी रिलेवेंट टू दिस केस, जो प्रेजेंट केस में प्रेजेंट फैक्ट्स में एप्लीकेबल है, दैट इज मनमोहन सिंह वर्सेस मनमोहन सिंह कोहली वर्सेस वेंचर इंडिया प्रॉपर्टीज। ये केस लो था जो आपको बेसिकली कोट करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगला क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसमें बेसिकली बोल रहा था कंपनी सेक्रेटरी एक्सप्लेन बीपल ऑन पॉइंट शुड बी कीन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग द रिटन स्टेटमेंट। तो क्या क्या पॉइंट्स बेसिकली आपको माइंड में रखनी है फॉर ड्राफ्टिंग द रिटन स्टेटमेंट, तो आपको ये बताने थे। स्पेशली व्हेन मल्टीपल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंसेस आर टू बी टेकन, तो स्पेशली जब जब आप पे मल्टीपल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंसेस आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो मल्टीपल डिफेंसेस और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेंसेस आपको पता होंगे। डायरेक्टरी प्लीज हो गई, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्या डिनायल्स हो गया, डायरेक्टरी प्लीज हो गई, ऑब्जेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लॉ हो गया, स्पेशल डिफेंस हो गया, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम्स हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे जब भी, जब जाके आप ड्राफ्टिंग रिटर्न स्टेटमेंट जब आप ड्राफ्ट करोगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 6 से, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं सर। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश करेगा आपको, किया होगा सॉरी मैं बार बार ये बोलता हूँ कि करेगा आपको, ये तो पेपर हो चुका है तो आपको किया होगा, ठीक है। पर जो स्टूडेंट जिनके एग्जाम अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 2026 में है, ठीक है, तो उनको तो वो घुमाएगा, ठीक है। और वो अपना लेवल सेट कर लें, तैयार हो जाएं इस टाइप के पेपर के लिए, ठीक है। चलिए पहले लोन की स्टडी दी है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रेस आउट द लेगिटिमेसी ऑफ सुंदर लाल बिल्डर क्लेम एंड आल्सो डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू क्रिस इंफ्रा। मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। लेगिटिमेसी की बात कर रहा है, क्लेम की बात कर रहा है, रेमेडीज, तो ये सिंपल सी बात है, कोई एग्रीमेंट ही है। क्रिस इंफ्रा लिमिटेड, अ लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी एंगेज इन अ कमर्शियल ईस्ट डेवलपमेंट, एंटर इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट विद सुंदर लाल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कोई कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट हो रहा है सर। आ गई ना वही बात। Referred as Sundarlal Builder for design and development of multi-story commercial complex in Bengaluru. The agreement displays specific timelines. Specific timelines हैं for the completion of the various phase of the project. ठीक है, along with detailed payment milestone में यानी कि स्पेसिफिक टाइमलाइंस बता रहा है, ठीक है। फेसेस मतलब देखो एग्रीमेंट में ऐसा होगा, फेज 1 में इतना बेसिकली आपको काम करना है, ये टाइमलाइन है। फेज 2 में इस लेवल तक आपको काम करना है, तो उसकी टाइमलाइन दे रखी है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखी थी, इस तरीके से डेडलाइन सेट कर रखी थी, माइलस्टोन। क्योंकि पेमेंट, एक बात बताओ, कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो एकदम से 100 करोड़ गए कोई दे दोगे आप, तो फेज 1 का आप काम कर लोगे तो इतनी पेमेंट रिलीज कर देंगे, फेज 2 में आप इतना काम कर लोगे तो पेमेंट रिलीज इतनी कर दोगे। तो ये एग्रीमेंट में आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। तो स्पेसिफिक टाइमलाइंस की बात कर रहा है, कंप्लीशन ऑफ द वेरियस फेज ऑफ द प्रोजेक्ट अलोंग विद द डिटेल पेमेंट माइलस्टोन्स। तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो एकदम से उठा के 100 करोड़ कोई दे दोगे, तो रियल एस्टेट में तो ऐसे ही होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो ऐसा होगा। जो पेमेंट होगी माइलस्टोन्स में होगी, प्रोजेक्ट जो होगा वो फेसेस में डिवाइड होगा और उसके साथ उसकी टाइमलाइंस भी होंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग डिले इन कंस्ट्रक्शन एलिजिड डेविएशन फ्रॉम द एग्रीड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। यानी कि अब यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हुआ क्या, डिले हुआ कंस्ट्रक्शन में, डेविएशन हुआ, यानी कि जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस बताई थी उनसे बेसिकली क्या, ये अलग दिशा में ही चले गए, डेविएशन हो गया, ठीक है। अब क्रिस इंफ्रा एलिजा सुंदरलाल बिल्डर फेल टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल डेडलाइन, नहीं मीट कर रहे, डिड नॉट अदर टू द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। उसके बेसिस पे उन्होंने बेसिकली क्रिस ने 20 करोड़ की जो उनकी टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और बेसिकली पेमेंट 20 करोड़ की पेमेंट उनकी रोक दी। क्यों रोक दी सर, कि भैया डेडलाइन मीट नहीं कर रहे, आप टेक्निकल स्टैंडर्ड नहीं अदा कर रहे, तो हम तो आपकी पेमेंट रोक देंगे। तो एग्रीड बाय द टर्मिनेशन नॉन पेमेंट सुंदरलाल बिल्डर इंस्टीट्यूट सिविल सूट। अब इसके चलते बेसिकली सामने वाली पार्टी ने, जो कि बिल्डर थे, उन्होंने सिविल सूट डाल दिया, सीकिंग रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, हमारी सारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट वापस दो आप, डैमेजेस दो फॉर द रॉन्गफुल टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन रेस्पॉन्स क्रिस इंफ्रा डिनाइड द एलिगेशन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वाज जस्टिफाइड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सब्सटेंशियल एट्रीब्यूट टू सुंदर। वो तो अगेन वही बोल रहे हैं कि टर्मिनेशन जो हुआ है वो सही हुआ है, ब्रीच जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ब्रीच हुई हैं, ठीक है। जो डिले जो हुआ है वो बेसिकली सुंदरलाल बिल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल हो जाता है। अब यहाँ पे बताया है ट्रेस आउट द लेगिटिमेसी ऑफ द सुंदरलाल बिल्डर क्लेम एंड आल्सो डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू क्रिस इंफ्रा। तो उनको क्या रेमेडीज मिलेंगी, क्या जो वो बेसिकली जो अपना कॉन्टेंशन वो रख रहे हैं उसकी क्या लेगिटिमेसी है वो भी बतानी है। तो अब बताओ, ये प्लीडिंग में आया है क्वेश्चन। अब ये प्लीडिंग मतलब आप सोचोगे ड्राफ्टिंग अपीयरेंस, प्लीडिंग, प्लीडिंग और अपीयरेंस वाले पार्ट से एक ऐसा क्वेश्चन बन के आया है। पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या ही चाहता है स्टूडेंट से, अब तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आ जाते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ाना जरूरी था आपको, ठीक है। क्रिस जो है बेसिकली क्रिस जो है, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कंस्ट्रक्शन वाला सुंदरलाल बिल्डर फॉर डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। टाइमलाइंस फिक्स हुई, फेसेस हुए, पेमेंट माइलस्टोन हुई, डिस्प्यूट क्या आया, डिलेड एलिज डेविएशन हुआ है, टेक्निकल है। उन्होंने क्या करा है, क्रिस ने क्या करा, टर्मिनेट कर दिया, उनकी पेमेंट 20 करोड़ की रोक दी, यही था। सुंदरलाल बिल्डर ने सिविल सूट फाइल कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस डैमेज फॉर द रॉन्गफुल टर्मिनेशन, यही पढ़ा है अभी तक। अब क्वेश्चन क्या, ट्रेस आउट द लेगिटिमेसी ऑफ द सुंदर क्लेम। अब इसको क्या करना था, सुंदर एनालाइज करना था क्लेम को लीगली वैलिड एनी फैक्ट्स ऑफ लॉ, यानी कि फैक्ट्स दे रखे हैं आपको। अब जो उसने बेसिकली मांगा है, जो उसने बेसिकली अपना कॉन्टेंशन रखा है, उस जो अपना क्लेम रखा है उसको एनालाइज करना था आपको, जब भी तो आप आंसर कर पाते उसके, ठीक है। तो वो हम इसका आंसर कैसे लिखना था, ट्रेस आउट द लेगिटिमेसी ऑफ द सुंदर क्लेम। सुंदरलाल बिल्डर उसका क्लेम को लेगिटिमेसी कैसे, उसकी लेगिटिमेसी जो उसने क्लेम रखा वो किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि फैक्ट्स तो इतने दे ही नहीं रखे।
बहुत कुछ हुआ होगा इस अरेंजमेंट में, इस एग्रीमेंट में, तो आपके ऊपर ऊपर की बात है। पर जो लेगिटमेसी है, जो उसने बेसिकली क्लेम रखा है, उसकी लेगिटमेसी किस पे डिपेंड करती है? कुछ बातों पर डिपेंड करती है। वो क्या बात थी? वेदर द क्रिस इंफ्रा टर्मिनेट वाज जस्टिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की जब भी मैं अरेंजमेंट देखूंगा, तो उसका टर्मिनेशन जस्टिफाइड है या नहीं है, पहले तो मुझे यही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, उसको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ तो सब कुछ उसे ही प्रूव करना पड़ेगा। क्या? परफॉर्म इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन डिले विद एट्रीब्यूटेबल टू क्रिस इंफ्रा, मतलब उसने अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी करी है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, जब ही तो वो अपनी क्लेम को बेसिकली रख पाएगा, जब ही तो प्रूव हो पाएगा उसका क्लेम। ठीक है, परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, डिले जो भी डिले हुआ है वो एट्रीब्यूटेबल टू क्रिस इंफ्रा, क्रिस इंफ्रा ने मुझे अप्रूवल नहीं दिया टाइमली, इसलिए मेरा डिले हुआ, वो ये भी बोल सकता है। टर्मिनेशन कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन जो है कॉन्ट्ररी है कॉन्ट्रैक्ट। डेविएशन जो हुआ है दैट इज अप्रूव बाय द क्रिस इंफ्रा, जो डेविएशन हुआ है, यानी जो भी प्रोजेक्ट अगर थोड़ा डेविएट हो रहा था जैसे कि प्लान्ड था, उस पे मुझे अप्रूवल मिला है, तो मैं क्या कल को कह सकता हूँ कि देखो सारी बातें एकदम से फिक्स नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं कि विद द अप्रूवल ऑफ द सेकंड पार्टी हम ऐसे करेंगे, विद द अप्रूवल ऑफ विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अब यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट बनी, अब ठीक है, तो प्लान को उन्होंने थोड़ा सा जो भी एग्री था उससे डेविएट करा। अब कल को ये कोई बोल दो कि आप जो एग्रीड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है उससे आपने डेविएशन कर लिया, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। तो जो डेविएशन हुए थे वो बोलता है अप्रूव बाय द क्रिस इंफ्रा, तो ये मैं प्रूव करूंगा तभी तो मेरे क्लेम की लेजिटिमेसी बन पाएगी। ठीक है, तो मुझे ये बेसिकली लिखना था। रेमिडीज क्या अवेलेबल है? क्रिस इंफ्रा को क्या रेमेडी, टर्मिनेशन किया है, लॉफुल होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट, यानी कि उस जो देखो जो यहाँ पॉइंट है वो यही यहाँ पॉइंट है, तो इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ सच में डिले हुए थे, फेलियर टू मीट द माइलस्टोन, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस हुआ है जो भी स्टैंडर्ड मैंने रखे थे, प्रायर नोटिस मैंने, अब देखो आज डिस्प्यूट हुआ, ये कोई मैं एग्रीमेंट को आज ही अपने क्लोज को इन्वोक करके कोर्ट चला जाऊंगा, नहीं, पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये लिखा होता है। ठीक है, एग्रीमेंट्स में टर्मिनेशन यानी कि 30 डेज का पहले नोटिस दोगे, सबसे पहले आप तो पहले नोटिस ही दोगे भाई, अब इस जो आपकी गलतियां हैं इसको क्योर कर लो, इसको सही कर लो। ठीक है, फिर फाइनल में जाके आप टर्मिनेशन नोटिस देते हो कि हाँ हम टर्मिनेट कर रहे हैं, अब हम कहीं और से करा लेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात चलती है आप क्योर कर लो, अपने जितने भी डिले हैं उसको सही कर लो, जो भी आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मैच नहीं करे उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करके सही करो, उसको लाइन पे लेके आओ। ठीक है, प्रोजेक्ट को तो एकदम से थोड़ी है कि ना ये एकदम से तोड़ दो, नहीं, 15 डेज का, 30 डेज का, 60 डेज का, 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो प्रायर नोटिस दिया होगा, या आपको स्टैब्लिश करना होगा कि मैंने प्रायर नोटिस दिया था कि ये चीजें सही नहीं चल रही, इनको आप सही करो। ठीक है, जो तो आपको ये सब चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं सारा ले सकता हूँ। ठीक है, डैमेजेस क्लेम करने के लिए। ठीक है, देखो सेक्शन 73 का सारा कौन लेगा? सेक्शन 73 का सारा लेगा यहाँ ये बिल्डर, कि ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच हुआ है। ठीक है, सेक्शन 73 में क्लेम में डाल सकता हूं, बिल्डर जो है वो क्लेम डाल सकता है 73 में। क्रिस इंफ्रा काउंटर क्लेम कर सकता है। ठीक है, फॉर डिले रिलेटेड लॉस, प्रोजेक्ट कॉस्ट हुआ, एडिशनल एक्सपेंसिव, थर्ड पार्टी कॉस्ट, समझ में? काउंटर क्लेम वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मुझे 20 करोड़ रुपए दो, तो ब्रीच बेसिकली कंपनसेशन मांग रहा है फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्डर। तो यहाँ पे ये क्या बोलेगा? काउंटर क्लेम रखेगा। वो काउंटर क्लेम क्या रखेगा? सर जो भी डिले हुआ है उससे मेरे प्रोजेक्ट को काफी सारे लॉसेज हुए हैं, जो आपने इनफिशियंसी थी, जो डेफिशिएंसी थी आपके कारण आपके वर्क में, वो मैंने थर्ड पार्टी को उठा के बुलाया और उसको वो सही कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट थर्ड पार्टी कॉस्ट। तो कंपनीज बेसिकली अपने एग्रीमेंट में ये सब चीजें कवर करती हैं क्योंकि वो कॉस्ट रिकवर कर सके सामने वाली पार्टी से। मेरे कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी बढ़ गई है, तो मुझे वो सब लिख के काउंटर क्लेम मानना चाहिए सेक्शन 73। ठीक है, तो ये है डिफेक्टिव वर्क हुआ है उसका कंपनसेशन मैं ले सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन जो वही मैंने अभी बताया, तो ये सब चीजें मैं रख सकता हूँ। तो ये था, इस तरीके से होना था। कंपनी सेक्रेटरी उसके बाद एक ड्राफ्टिंग ऐसी आई है, जो एक ड्राफ्ट आया है, अब ये अल्टीमेटली क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का है और ये मॉड्यूल में ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्ट इन एविडेंस आया, अब ड्राफ्ट एफिडेविट और एफिडेविट इन एविडेंस में दोनों ही चीजों में फर्क होता है, आपको समझना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय एफिडेविट? एफिडेविट का मतलब होता है बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, देखा है आपने, जब भी आप प्लेंट बनाते हैं, जब भी आप अपील बनाते हैं, उसके साथ एफिडेविट देते हैं, उसके साथ वेरिफिकेशन डालते हैं, वो एफिडेविट ही तो है। उसके साथ जब भी आप अमनीज एक्ट में कंपाउंडिंग एप्लीकेशन लगाते हो, उसके साथ डायरेक्टर्स का एफिडेविट लगता है। जब भी आप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस करते हो, उसके साथ एफिडेविट लगता है। क्या? वो बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो भी बेसिकली मैं एप्लीकेशन में, जो भी मैं अपील में बेसिकली लिख रहा हूँ फैक्ट्स, वो ट्रू है। ठीक है, मैं यही तो बताता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या मेरे सही हैं, तो वेरिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है। अगेन मैं एफिडेविट इन एविडेंस की बात करूँ, तो एफिडेविट इन एविडेंस का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ द एविडेंस टू प्रूव द फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो फॉर्मेट मिलता जुलता ही रहता है, ठीक है, 60-70 वही रहता है, पर एफिडेविट इन एविडेंस का थोड़ा अलग बनता है। तो स्टूडेंट अगर एफिडेविट का बना गया है तो उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, पर कुछ हद तक मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 5 नंबर का है, पर अगर एफिडेविट का बने तो हो सकता है आपको 2-2.5 नंबर मिल जाए। उसके बाद
ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, ठीक है? रेगुलेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। इन दिस बैकड्रॉप डिस्कस द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाइल अपीयरिंग बिफोर सच अथॉरिटीज, इंडिकेट द प्रोसीजर एंड द प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी। तो दो बातें पूछ रहा है। पहला, रोल बताओ कंपनी सेक्रेटरी का व्हाइल अपीयरिंग बिफोर सच अथॉरिटीज, यानी कि रोल क्या होगा कंपनी सेक्रेटरी का जब भी वो अपीयर होगा, ठीक है? उसके बाद इंडिकेट करो प्रोसीजर एंड द प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी एक्सपेक्टेड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ क्लाइंट। जब भी मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूंगा कोर्ट रूम के अंदर, तो क्या मेरी प्रोसीजर एंड द प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी। सर ये बड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है? आंसर इसका बहुत सिंपल है। क्या ड्यूटी टू कोर्ट और ट्रिब्यूनल आपको लिखनी थी यहाँ पे। मेरा व्यू यही कहता है ड्यूटी टू कोर्ट और ट्रिब्यूनल आपको लिखनी थी। दूसरा, आपको ये लिखना था एडवोकेसी वाला पॉइंट लिखना था यहाँ पे, ठीक है? चलिए, सॉरी, एडवोकेसी वाला नहीं लिखना था। दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना था तो वो बेसिकली कोर्ट क्राफ्ट वाला लिखना था। आपके मॉड्यूल में दे रखा है ना कोर्ट क्राफ्ट के अंदर, व्हाइल प्रेजेंटिंग अ केस मेरा क्या-क्या रोल होगा, मैं क्या-क्या सबमिट करूँगा, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पॉइंटर्स में, तो वो आपको लिखनी थी। और यहाँ पे प्रोसीजर एंड द प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी आपको ड्यूटी टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल आपको बेसिकली लिखना था। ठीक है? तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। ठीक है? बहुत पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। येस, मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आपको होनी चाहिए थी। पेपर सच में बहुत हाई लेवल का था। ठीक है? तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आईसीएसआई से इसकी चेकिंग थोड़ी लीनिएंट होगी। ठीक है? और स्टूडेंट को बेसिकली मार्क्स सही तरीके से दिए जाएँगे। ठीक है? होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लॉक एंड एक्सीएस।